हम एक बार अपने पिताजी का नाम भूल सकते हैं, एक बार अपने घर का पता भूल सकते हैं, एक बार अपने इलाके का पिन कोड भूल सकते हैं, पर यह नहीं भूल सकते कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये एनसीईआरटी की एक लाइन है कि द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज वेरी सिंपल। एक एक चीज को हम डेप्थ में कवर करेंगे। पिछले 5 साल के जो पीवाईक्यूज हैं उनको भी आप लोगों को इलेबोरेट किया जाएगा, लेकिन बनेगी लिपिड और प्रोटीन की, ये बात 100% सत्य है, ये बात कोई भी जुटला नहीं सकता। और राइबोसोम खुद कहलाता है प्रोटीन फैक्ट्री, यानी बाकी सेल में जितने भी प्रोटीन्स हैं वो राइबोसोम खुद बनाएगा। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी सीरीज लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इस सीरीज को हम लोग कह रहे हैं द रॉबस्ट रिवीजन सीरीज, और ये एक रिवीजन सीरीज नहीं है, ये एक फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन सीरीज ही है। यहां पर हर चीज को मैं 0 लेवल से शुरू करूंगा और 100 लेवल तक लेके जाऊंगा, यानी कि दिस सीरीज इज अ वॉइडलेस सीरीज। आपको जरा सा भी ये महसूस नहीं होगा कि एक भी पॉइंट हमने छोड़ दिया है, बिकॉज हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। एक एक चीज को हम डेप्थ में कवर करेंगे। पिछले 5 साल के जो पीवाईक्यूज हैं उनको भी आप लोगों को इलेबोरेट किया जाएगा, और जो एनोटेटेड नोट्स हैं मेरे हाथ के बनाए हुए, वो नोट्स आप लोगों को मिल रहे होंगे। यू कैन टेक डायरेक्ट प्रिंट आउट्स, और बड़े से बड़ा चैप्टर मुश्किल से 5-6 शीट्स में आपका कवर हो रहा होगा। यानी पूरे 11th क्लास की बॉटनी मुश्किल से 35-40 पेजेस के अंदर आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। आप उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं एंड आप एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एग्जामिनेशन को फोड़ सकते हैं, चाहे वो आपका स्कूल का एग्जामिनेशन ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका नीट एग्जामिनेशन ही क्यों ना हो। दिस सीरीज इज गोइंग टू बी अ मास्टर क्लास सीरीज फॉर ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट जो कि बायोलॉजी को समझना चाहता है, जो बॉटनी को एकदम स्क्रैच से शुरू करना चाहता है। जब आप नोट्स देखेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। एफर्ट्स में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की है, क्योंकि मेरी जंग जो है खुद से है। आई ऑलवेज ट्राई कि मैं अपने पिछले साल के कंटेंट को बीट करूं विद सम न्यू इनोवेशंस, और मेरा कंटेंट और ज्यादा प्यारा लगे, और ज्यादा उसके अंदर डेप्थ हो, और स्टूडेंट्स को और ज्यादा पसंद आए। तो जब आप नोट्स देखेंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि इन लेक्चर्स के ऊपर तोड़ फोड़ मेहनत करी गई है। ये जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल चैप्टर। ये अगर आपने समझ लिया, आप मान लीजिए कि आपने बायोलॉजी के हर चैप्टर की, हर यूनिट की कुछ कुछ बातें जान ली। बिकॉज ऐसा कोई चैप्टर नहीं है बायोलॉजी का, ऐसी कोई यूनिट नहीं है बायोलॉजी की जिसमें सेल का जिक्र ना होता हो। इस चैप्टर को एकदम स्क्रैच से शुरू करना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसको समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला, आगे की सारी बायोलॉजी झिंगा लाला हो जाती है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आज हम सेल को एकदम आराम से पढ़ें, प्यार से पढ़ें, एक एक बात को सुनते जाएं। अगर आपने मेरी बताई हुई हर बात सुन ली, अगर मेरी लिखी हुई हर बात को आपने रिवाइज कर लिया, तो फिर आपके पूरे मार्क्स एकदम पक्के हैं। चाहे सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हो, मेरा कोर फोकस रहेगा समझाने पे। क्योंकि ये जो शीट्स हैं ये व्हाइट कलर की शीट्स हैं, जिसको आप आराम से प्रिंट निकाल सकते हैं, और 35 से 40 पेज में आप आराम से हर चैप्टर को पूरे के पूरे चैप्टर को 11th क्लास के कवर कर रहे होंगे। तो मैं आपको नोट्स दिखा देता हूं, बिकॉज मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं कि आपको नोट्स कैसे लगेंगे। देखिए, एक एक शीट प्यार से तराशी गई है, एक एक चीज हाथ से लिखी गई है, एंड अल्टीमेटली जब आप आगे के नोट्स देखेंगे, आगे के डायग्राम्स देखेंगे, इतने प्यार से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मैंने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करी है। आई लव माई कंटेंट बिकॉज आई गिव टाइम टू एवरीथिंग। जब भी मैं कोई चीज बनाता हूं, आई मेक श्योर कि उसमें चाहे टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन लाखों करोड़ों बच्चों का टाइम जरूर बचे। तो आप अगर इनका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। तो अगर आपके पास मेडिजी है, मेडिजी को खोल के सामने रखिए, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को खोल के सामने रखिए, या इन शीट्स का प्रिंट निकाल करके सामने रखिए, और सिर्फ मेरी बातों को सुनते चले जाइए। दिस सीरीज विल ब्लो योर माइंड अवे। एक एक चीज जो है आपको बहुत डेप्थ में पता लग रही होगी। बहुत प्यार से सारी की सारी चीजें देखिए हाथ से बना करके हम लोग कवर करने वाले हैं, और आगे और भी चीजें हैं। राइट, बहुत ही ज्यादा प्यार से एक एक स्लाइड को बनाया है। एक एक स्लाइड को बनाने में 50 मिनट 60 मिनट लगी हैं। सो वो चीजें आपको बहुत ज्यादा पसंद भी आएंगी, एंड अल्टीमेटली हम लोग एग्जामिनेशन को भी क्रैक कर रहे होंगे विद आर हार्ड वर्क एंड विद आर एफर्ट्स। राइट, तो चलिए फटाफट से शुरू कर देते हैं इस सेशन को, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। दिस इज एन इंट्रोडक्टरी सेशन। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। राइट, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो बायोलॉजिस्ट की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई होती हैं। हम एक बार अपने पिताजी का नाम भूल सकते हैं, एक बार अपने घर का पता भूल सकते हैं, एक बार अपने इलाके का पिन कोड भूल सकते हैं, पर यह नहीं भूल सकते कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम ये नहीं भूल सकते कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। हम ये नहीं भूल सकते कि एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। हम ये नहीं भूल सकते कि ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ये सारी चीजें जो है हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं।
इन्हें भूल जाना मुमकिन नहीं। और उसी चैप्टर को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसको भूल जाना अब आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं सेल की डिस्कशन। तो चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। नाम से ही समझ में आ रहा है यूनिट, यूनिट का मतलब इकाई, यानी एक चीज जो अपने आप को रिपीट कर करके एक बहुत बड़ा ढांचा तैयार कर सकती है। आपका घर जो है उसको बनाने में हो सकता है हजारों ईंटें लगी हों, लेकिन आपके घर की इकाई क्या है? एक ईंट, है ना? वैसे ही हजारों ईंटें रिपीट करके आपने अपना पूरा का पूरा घर बना डाला। सिमिलरली आपकी बॉडी में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, लेकिन इकाई क्या है? सबसे छोटी यूनिट क्या है लाइफ की? आपका सेल। क्योंकि यही एक चीज है जिसको हम क्या बोल सकते हैं? लिविंग बोल सकते हैं, जिंदा बोल सकते हैं। दैट्स वाई इसको बोला स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट क्योंकि आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर भी ये सेल ही बनाता है, एंड फंक्शनल यूनिट यानी आपकी बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, आपकी बॉडी में जितने भी काम काज हो रहे हैं, वो भी इसी सेल के अंदर होते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, फंक्शनल यूनिट भी है। किसकी? लाइफ की। यानी ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको कहलवाना है कि हाँ भाई मैं जिंदा लोगों की कैटेगरी में आता हूं, उसमें सेल प्रेजेंट होना चाहिए। वायरस को क्यों नहीं हम लोग जिंदा घोषित कर देते? बिकॉज उसके पास खुद का सेल है ही नहीं। यानी सेल इज द मोस्ट बेसिक थिंग जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होनी ही होनी चाहिए। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें सेल्स नहीं है, तो उसको आप लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल ही नहीं सकते। तो दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं कि सेल इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन कभी लिखनी आई तो सेल का जिक्र होगा ही होगा। इट इज द डिफाइनिंग फीचर। ये वो फीचर है जो सेपरेट करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और नॉन लिविंग चीजों को। अगर मुझ में जान है और इस माइक में जान नहीं है, अगर आप में जान है और मेरे पेन में जान नहीं है, देन अल्टीमेटली देयर इज अ कॉन्क्रीट डिफरेंस, और उनमें से ही एक डिफरेंस है सेल। क्योंकि हमारे अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि हमें लिविंग बनाते हैं, और इस माइक में, इस पेन में सेल्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आपके हो जाते हैं। अब दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, या तो इनमें सिर्फ एक सेल पाया जा सकता है, यानी दे कैन बी यूनिसेलुलर, या फिर इनकी बॉडी में मल्टीपल सेल्स भी पाए जा सकते हैं, यानी कि दे कैन बी मल्टी सेल्यूलर ऑल्सो। जैसे कि हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स है, तो हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हुए। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया है तो उसकी पूरी बॉडी एक ही सेल की बनी होती है। जैसे आपके प्रोटिस्टेंट्स हैं तो उनकी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई होती है। तो भाई जो हम सारे के सारे काम इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी में कर रहे हैं, वो सारे के सारे काम एक बैक्टीरिया एक सेल के अंदर कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। जो बैक्टीरिया है उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। आप आने वाले चैप्टर में ये लाइन देखेंगे, सुनेंगे। ये एनसीईआरटी की एक लाइन है कि द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज वेरी सिंपल, क्योंकि वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है। उसमें ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, ना वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। उस बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि जो काम आप इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी में कर रहे हैं इतने सारे सेल्स के साथ, वो बैक्टीरिया एक ही सेल में काम कर ले रहा है। वो रिप्रोड्यूस भी कर ले रहा है उसी सेल में, वो आपका खाने पीने को मेटाबोलाइज भी कर रहा है, वो एनर्जी भी बना रहा है, वो अपना डिफेंस भी कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है इन दैट वन सेल। तो उस एक सेल में कितना मसाला होगा ये आप सोच सकते हैं। उस एक सेल में क्षमता है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाए, इसीलिए वो एक सेल जो है उसे भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं। वो एक अपने आप में ऑर्गेनिज्म है, इंडिपेंडेंट एंटिटी है। और दूसरा, वो आपके सारे के सारे एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ को भी परफॉर्म कर पाए। जितने भी काम हम करते हैं वो सारे काम एक बैक्टीरिया भी कर सकता है। रेस्पिरेशन भी कर सकता है, फूड को भी अंदर घुमा रहा है, फूड को एक्सक्रीट भी कर रहा है जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच अ बैक्टीरिया इज डूइंग, विच अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज डूइंग। तो ये आपका इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और आपका सारे के सारे एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ को भी परफॉर्म कर सकते हैं। दैट्स व्हाई एक सेल को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। ये तो जिंदगी के लिए होनी ही होनी चाहिए। अगर एक सेल से छोटा कुछ भी है, एक सेल से कम कुछ भी है, तो उसको लिविंग नहीं कह सकते। कम से कम जिंदा कहलाने के लिए एक सेल तो चाहिए। दैट्स व्हाई एनीथिंग लेस देन अ सेल इज नॉट कॉल्ड लिविंग। एक सेल तो होना ही चाहिए, और ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी बनाता है और हमारी बॉडी में सारे फंक्शन भी कर रहा होता है। इसीलिए इस सेल को फंडामेंटल के साथ साथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी हमने कहा, राइट। अब देखिए कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। पहला साइंटिस्ट जिन्होंने एक सेल को डिस्कवर किया, इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर नहीं किया, इन्होंने क्वेरकस सबरस यानी ओक प्लांट की छाल ले ली, यानी बार्क ले ली, और उसके सेल्स को उन्होंने देखा, यानी कि वो डेड सेल्स थे तो उनमें सिर्फ सेल वॉल्स दिखाई दे रही थी। तो आपके रॉबर्ट हुक साहब जो है, इन्होंने 1665 में आपके डेड सेल को पहली बार देखा।
जिंदा सेल को किन्होंने देखा? आपके एंटोन वॉन लीवनहॉक साहब ने। इनको अलग अलग चीजें देखने का बहुत शौक था और ये खुद से ही अपने माइक्रोस्कोप्स बनाते थे विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो इन्होंने प्रोटोजोअन्स को भी देखा, इन्होंने बैक्टीरिया को भी देखा, इन्होंने स्पर्म सेल्स को भी देखा। हर छोटी चीज को मैग्नीफाई करके देखने की इनकी आदत थी। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट हुक साहब ने पहला डेड सेल देखा और रॉबर्ट ब्राउन साहब ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। न्यूक्लियस जो कि सेल का मस्तिष्क कहा जा सकता है। जैसे हमारी बॉडी के सारे काम कौन कंट्रोल करता है? न्यूरल कंट्रोल कौन करता है? आपका ब्रेन। इसी प्रकार से एक सेल में जितने भी होने वाले काम है, इनको कौन कंट्रोल कर रहा होगा? इनकी रेगुलेशन कौन कर रहा होगा? न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस की सन 1831 में किसने डिस्कवरी की? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। और एक पॉइंट जो बार बार एनसीईआरटी में घूम घूम कर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इस पॉइंट को यहीं पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो थी ये एडवांस हो गई थी, इसमें एडवांसमेंट्स होने लगी थी 1950s में, यानी 1950 से 1960 के बीच में। इन 10 सालों में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी प्रचंड होती जा रही थी, डेवलप होती जा रही थी, एडवांस होती जा रही थी। तो जाहिर सी बात है, जब आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एडवांस होगी तो आप सेल की छोटी से छोटी डिटेल को भी अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। तो सेल के बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो भी हमें दिखने लगे थे 1950 के बाद। जैसे सेल में पाए जाने वाला सबसे छोटा जो स्ट्रक्चर है दैट इज राइबोसोम, 15 से 20 नैनोमीटर इसका साइज होता है। यह भी आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के एडवांसमेंट के बाद दिखा था। तो राइबोसोम कब दिखा था? 1953 में, यानी सेम इसी टाइम के आसपास। सिमिलरली जो सेल मेम्ब्रेन थी उसका स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे हमको पता लगने लगा 1950s में ही। फिर लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अलग अलग मॉडल्स आते गए और फाइनल मॉडल जो आया, जो आज के दिन में हम पढ़ते हैं, 1972 में आया। सिंगर एंड निकोलसन ने यह मॉडल दिया था जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें थी जो 1950 के बाद हुई। कोई पूछे कि क्यों? क्योंकि 1950 के बाद 1950s में एडवेंट हो रहा था, एडवांसमेंट हो रही थी किसकी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है सेल थ्योरी, यानी एक ऐसी थ्योरी जो दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म के लिए करेक्ट है, वो सेल के लिए करेक्ट है। तो यहां पर दो साइंटिस्ट ने प्राइम योगदान अपना दिया। सबसे पहले 1838 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्क्लेडेन, जो कि एक बॉटनिस्ट थे और जर्मनी के रहने वाले थे। तो जर्मन बॉटनिस्ट इनको कहा गया। अब जाहिर सी बात है, अगर ये बॉटनिस्ट थे तो किस पे रिसर्च करेंगे? सर प्लांट पे रिसर्च करेंगे। तो इन्होंने मेरे भाई प्लांट्स पे रिसर्च की, अलग अलग प्लांट्स को देखा और इन्होंने कहा कि प्लांट्स जो है ना, इनमें डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं और ये मिलजुल कर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज भी बनाते हैं। जैसे प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो डिवाइड करता रहता है, परमानेंट टिश्यू होता है, जाइलम भी एक टिश्यू है, फ्लोएम भी एक टिश्यू है। तो ये जो सारे के सारे टिश्यूज हैं ये अलग अलग सेल से मिलकर बने हुए हैं ना। तो ये बात आपके स्क्लेडन साहब ने कही सिर्फ प्लांट के लिए, क्योंकि बॉटनिस्ट थे तो प्लांट पे इन्होंने रिसर्च करी। लेकिन मेरे भाई जो आपके स्वान साहब हैं, अब स्वान सेल के बारे में आप पढ़ते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, है ना। स्वान सेल्स न्यूरोलॉजी से रिलेटेड है, यानी एनिमल बायोलॉजी से रिलेटेड है या जूलॉजी से रिलेटेड है। तो स्वान साहब जो थे ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इंग्लैंड के जूलॉजिस्ट थे और इन्होंने लगभग सेम टाइम पे 1839 में अपनी रिसर्च को शुरू किया। लगभग 1838 1839 सेम सा ही टाइम था। अब ये जूलॉजिस्ट थे तो सबसे पहले इन्होंने एनिमल सेल्स को देखा और कहा कि भैया एनिमल सेल के ऊपर तो एक कवर होता है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रेजेंस को रिपोर्ट किया कि ऐसा कुछ हो सकता है, ही वाज द स्वान साहब। और इन्होंने देखा फिर कि प्लांट सेल को भी चेक करके देखता हूं यार कि इनमें भी ये सेल मेम्ब्रेन होती है या नहीं। तो ये चौंक गए क्योंकि इन्होंने प्लांट सेल में देखा कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर है विच इज कॉल्ड एज सेल वॉल। तो इन्होंने हमें बताया कि एनिमल जो है इनकी आउटर मोस्ट लेयर को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, और जो प्लांट है इनके ऊपर एक और लेयर पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन तो है ही, एक और लेयर पाई जाती है विच इज स्पेसिफिकली फाउंड इन प्लांट सेल्स, जिसको हम लोगों ने कह दिया आज के दिन में सेल वॉल। तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। अब आपके स्वान साहब जो थे इन्होंने प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों पे रिसर्च करी, तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, यानी अपनी रिसर्च के बेसिस पे इन्होंने एक बात कही और भी इस पे कंफर्मेशन की जरूरत है। हाइपोथेसिस मतलब ये अभी थ्योरी नहीं है, ये अभी पूरी दुनिया में नहीं बता सकते। हाइपोथेसिस मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया के जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सेल्स के बने हुए हैं या सेल्स के प्रोडक्ट्स के बने हुए हैं, ऐसा इन्होंने हाइपोथेसिस दी। तो स्वान साहब ने क्या किया, स्क्लेडन साहब के साथ दोस्ती कर ली। इन्होंने कहा कि यार दोनों भाई मिलकर इस चीज को कंफर्म करते हैं। हाइपोथेसिस तो आपने दे दी कि दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं
आपके सेल और सेल के प्रोडक्ट के मिलके बने हुए हैं। आओ इस चीज को कंफर्म करते हैं, अलग अलग प्लांट्स पे, अलग अलग एनिमल्स पे, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पे रिसर्च करते हैं कि ये बात सही है या नहीं। तो इन दोनों ने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को देखा और ये पाया कि ये बात सही थी, तो ये थ्योरी में कन्वर्ट हो गई, ये हाइपोथेसिस जो है फिर थ्योरी बन गई। तो आपके स्क्लेडन साहब ने और स्वान साहब ने सेल थ्योरी दी, जिसका पहला पोस्टुलेट क्या था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं। ये आपकी जो हाइपोथेसिस थी स्वान साहब की, ये करेक्ट हो गई। लेकिन ये जो दोनों भाई हैं, ये मिलकर ये नहीं बता पाए कि नए सेल्स कैसे बनते हैं। तो यहां पर तीसरे साइंटिस्ट का योगदान आया, दैट इज रुडोल्फ विर्को। 1855 में इन्होंने एक बात कही, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये जो हरे कलर से मार्क करता जा रहा हूं ये आपके पीवाईक्यूज हैं, और जो पीले कलर से मार्क कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पहले से ही आपको नोट्स में पता लग जाएगा कौन सा पीवाईक्यू है। तो इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी आपके पुराने सेल्स से ही नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स में सेल डिवीजन होती है तो नए नए सेल्स बनते हैं। तो इन्होंने फाइनल शेप दी आपके सेल थ्योरी को, और ओवरऑल सेल थ्योरी जो है ये आपकी कंप्लीट हो गई। तो दो पोस्टुलेट हमको सेल थ्योरी में देखने को मिले। स्क्लेडन और स्वान ने क्या कहा कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट्स के मिलकर बने हुए हैं। और रुडोल्फ विर्को साहब ने क्या बात कर दी, इन्होंने ये बात कही मेरे दोस्त कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, पुराने जो सेल्स हैं उनके डिवीजन से ही नए नवेले सेल्स बनते हैं, और नए नए सेल्स जो है अपने नंबर को बढ़ाते रहते हैं। ये आपकी कंप्लीट सेल थ्योरी हुई। अब दुनिया में अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर आप अपनी बॉडी की ही बात करें, अगर मैं ह्यूमन बॉडी की आपको बात बताऊं, तो सिर्फ हमारी बॉडी में 200 डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर। तो भाई अलग अलग जो सेल्स हैं इनके शेप और साइजेस अलग अलग होंगे ना। जैसे आरबीसी जो है आपके रेड ब्लड सेल, ये बाय कनकेव डिस्क शेप होते हैं, और इनका डायामीटर जो है ये 7 माइक्रोमीटर होता है। डायामीटर है ये, आपको ये बात याद रखनी है कि कौन से डायमेंशन बताई गई है, ये डायामीटर है। आपके जो WBC होते हैं व्हाइट ब्लड सेल, ये अमीबॉइड होते हैं, इररेगुलर इनकी शेप होती है। कॉलमनार सेल्स पतले और लंबे, कॉलम लाइक यानी खंबे जैसे सेल्स होते हैं, और इनका न्यूक्लियस नीचे की साइड पाया जाता है। ये बात आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि आपके जो कॉलमनार सेल्स होते हैं एनिमल टिश्यूज में, इनका न्यूक्लियस नीचे की साइड पाया जाता है, यानी इनमें बेसल न्यूक्लियाई होता है, नीचे की साइड मिलता है। फिर आपका नर्व सेल जो है ये ब्रांच्ड और लॉन्ग है। नर्व सेल जो आपकी बॉडी में आपका नर्व स्टिमुलस का ट्रांसफर करते हैं, तो इनका पतला पतला लंबा तार जैसा होना जरूरी है, तो ये पतले लंबे तार जैसे होते हैं। तो दे आर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, लंबे, नॉट द लार्जेस्ट सेल, दे आर द लॉन्गेस्ट सेल, मतलब लंबाई इनकी ज्यादा है, बहुत ज्यादा मोटे नहीं है। लार्जेस्ट सेल मतलब मोटा भी है और आपका लंबा भी है, तो ऑस्ट्रिच एग जो है वो आपका लार्जेस्ट सेल कहा जाता है। मीजोफिल सेल जो कि आपके प्लांट की पत्तियों में पाए जाते हैं, इनमें कई सारे क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। एक मीजोफिल सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। तो यहां पर मेन फोटोसिंथेसिस होती है। ये आपके राउंड, गोल मटोल या ओवल हो सकते हैं, अंडाकार हो सकते हैं, राइट। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज, टिपिकल यूकैरियोटिक मतलब जनरल, इससे बड़े भी हो सकते हैं, इससे छोटे भी, पर टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है, और टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का साइज 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। यानी अगर मैं यहां से एक एनालिसिस लगाऊं तो 10 जो है ये 1 से 10 गुना बड़ा है, और 20 जो है ये 2 से 10 गुना बड़ा है। तो क्या मैं कह सकता हूं एक प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो आपका 10 गुना छोटा होता है एक यूकैरियोटिक सेल से? या इसी बात को घुमा दूं, एक यूकैरियोटिक सेल 10 गुना बड़ा होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल से? क्या ये बात निकाल सकता हूं यहां से? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि टिपिकल प्रोकैरियोट का साइज 1 से 2 माइक्रोमीटर है, लेकिन जो बैक्टीरिया है इसका साइज 3 से 5 माइक्रोमीटर है। अब आप सोचोगे कि सर बैक्टीरिया ही तो प्रोकैरियोट है, तो साइज में डिफरेंस कैसे आया? एनसीईआरटी ने कुछ बातें बहुत छुपा के लिखी है। यहां पर बताया गया है साइज, साइज का मतलब आपका लंबाई चौड़ाई दोनों उसने कैलकुलेट कर ली है। और यहां बताई गई है बैक्टीरिया की लेंथ। लेंथ तो हमेशा लंबी होती है ना दोस्त। अगर मेरी आप लेंथ की बात करें, मेरी हाइट की बात करें, तो वो 5 फुट 8 इंच है, पर क्या मेरा साइज भी 5 फुट 8 इंच है? क्या मैं चौड़ाई में भी उतना ही हूं? नहीं। अगर आप मेरा ओवरऑल साइज निकालेंगे तो इट विल बी लेसर देन माई लेंथ, है ना, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ को एडजस्ट करके आपका एक ओवरऑल साइज निकलता है। तो लेंथ जो है हमेशा लंबी मिलेगी आपको, और ओवरऑल साइज जो मिलेगा ये छोटा मिलेगा। जैसे एनसीईआरटी में माइकोप्लाज्मा जो है इसका आपको लेंथ बता रखा है कितना, 0.3 माइक्रोमीटर, और पीपीएलओ जो है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो माइकोप्लाज्मा ही है उसका साइज बता रखा है 0.1 माइक्रोमीटर। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये कैसे, दोनों चीजें सेम ही तो हैं, पीपीएलओ एक टाइप का माइकोप्लाज्मा ही तो है। एकदम सही बात मेरे भाई, पर एनसीईआरटी में बहुत प्यार से एक चीज जो है, छोटा सा पॉइजन जो है आप लोगों के लिए रिलीज कर दिया गया है।
जो माइकोप्लाज्मा है उसमें लेंथ बता रखी है तो लंबाई बढ़ी ना भाई 0.3 माइक्रोन, और पीपीएलओ का ओवरऑल साइज बता रखा है तो ओवरऑल कम आया, दैट इज 0.1 माइक्रोन के आसपास। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं, एक एक शब्द पे फोकस करना होता है, तब जाके एनसीईआरटी आपको मजा दिलवा पाती है, राइट। जैसे यहां पर देखिए माइकोप्लाज्मा जो है इसकी लेंथ बता रखी है 0.3 माइक्रोमीटर, और पीपीएलओ जो है इसका साइज है 0.1 माइक्रोमीटर, दोनों सेम ही चीजें हैं। पीपीएलओ यानी प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, दैट इज आल्सो टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा, लेकिन मेरे भाई इसका साइज बता रखा है तो लेंथ से तो छोटा ही होगा ना। वायरस जो है ये और छोटा होता है 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर, फिर भी दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा को ही कहा। क्यों? क्योंकि वायरस जो है वो लिविंग थोड़ी है, मैंने आपको अभी समझाया कि वायरस जो है इसके पास खुद का सेल नहीं है, इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते। तो दुनिया का सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है? माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, क्योंकि पीपीएलओ इज ऑल्सो टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा, तो हम एनसीईआरटी में माइकोप्लाज्मा ही पढ़ते हैं। ऑस्ट्रिच एग जो है ये लार्जेस्ट सेल है, लॉन्गेस्ट नहीं बोला मैंने, लॉन्गेस्ट है नर्व सेल, पतला और लंबा, 1 मीटर लंबा भी हो सकता है ये। लेकिन आपका जो ऑस्ट्रिच एग है अंडा, ये आपका लंबाई में भी ठीक ठाक है और चौड़ाई में भी ठीक ठाक है, तो ये बड़ा है, ये लंबा नहीं है बड़ा है, तो इट इज द लार्जेस्ट सेल। ये आपको कुछ डायमेंशंस देखने को मिली। अब अगर आप एक सेल को देखें कि एक सेल में क्या क्या होता है, देन दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप कुछ सेल्स को कहते हैं टाइप सेल्स। टाइप सेल्स का मतलब, अगर मुझे प्लांट पे रिसर्च करनी है तो सबसे इजी मुझे प्लांट का कौन सा सेल मिल जाएगा? सर अनियन का जो आपका पील का सेल है वो मुझे इजीली मिल जाएगा, कहीं पे भी प्याज मिल जाती है। अगर मुझे एनिमल सेल पे रिसर्च करनी है तो सबसे सिंपली मुझे क्या मिल जाएगा? ह्यूमन सेल पे अगर मुझे रिसर्च करनी है तो अपने गाल का सेल, ह्यूमन चीक सेल मुझे आसानी से मिल जाएगा। अगर मुझे फंगस पे रिसर्च करनी है तो सबसे कॉमनली मैं किसको यूज करूंगा? ईस्ट सेल को, यानी सैकेरोमाइसिस को यूज करूंगा। और अगर मुझे बैक्टीरिया पे रिसर्च करनी है तो सबसे कॉमनली मैं किस पे यूज करूंगा? ई कोलाई पे, यानी एस्चेरिशिया कोलाई को यूज करूंगा। तो इन सेल्स को हम कहते हैं टाइप सेल्स। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनिज्म है। प्लांट की बात चल रही है, अनियन को पकड़ लो, अनियन का सेल ले लो, तो इन्हें टाइप सेल्स कहा जाता है। तो प्लांट के सेल की जब आप रिसर्च करेंगे तो अनियन पील सेल लेंगे, और ह्यूमन के सेल की जब आप रिसर्च करेंगे तो ह्यूमन का चीक सेल लेंगे, आप अंदर से गाल का जो है छोटा सा एक सैंपल निकालेंगे। तो प्लांट सेल में आपको अच्छे से पता है कि आउटर मोस्ट लेयर क्या है? सेल वॉल है। और एनिमल सेल में आपको पता है सेल वॉल तो नहीं पाई जाती, तो आउटर मोस्ट लेयर क्या है? आपकी सेल मेम्ब्रेन है। तो यहां पर आपके 4C अल्फाबेट से मैं आपको पूरे के पूरे एग्जांपल से याद करा दूंगा, सारे के सारे डिफरेंसेस याद करा दूंगा बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, सिर्फ 4C से। पहला सी क्या है? पहला सी है आपका सेल वॉल। सेल वॉल अगर आपकी पाई जा रही है तो प्लांट, सेल वॉल अगर नहीं पाई जा रही तो एनिमल, यह हमें पहले से पता है। दूसरा, प्लांट अपना खाना बना सकते हैं तो उनमें क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट में पाया जाएगा, एनिमल में एब्सेंट। तीसरा, प्लांट में जो वैक्यूल का साइज है ये बहुत बड़ा होता है, तो प्लांट में वैक्यूल सेल के सेंटर पे पाया जाता है, तो सेंट्रल, सी फॉर सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट इन प्लांट, एब्सेंट होता है एनिमल्स में। एनिमल्स में वैक्यूल बड़ा नहीं होता, न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है। एंड चौथा सी इज योर सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम ये आपके ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, और ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, ना बैक्टीरिया में, ना आपके प्लांट सेल में, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। और आपका एनिमल सेल डिवीजन में ये हेल्प कर रहे होते हैं। अगला चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो वहां पे इस चीज का जिक्र जरूर होगा। तो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाएंगे, तो प्लांट सेल में एब्सेंट। तो 4C जो है वो क्या है? आपका सेल वॉल, प्लांट में प्रेजेंट, एनिमल में एब्सेंट। सेंट्रल वैक्यूल, प्लांट में प्रेजेंट, एनिमल में एब्सेंट। क्लोरोप्लास्ट, प्लांट में प्रेजेंट, एनिमल में एब्सेंट। सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, एनिमल में प्रेजेंट, प्लांट में एब्सेंट। सीधा सीधा 4C से पूरा का पूरा खेल खत्म हो जाता है। ये जो आपका वैक्यूल है, सेंट्रल वैक्यूल, सेल के सेंटर पे पाया जाता है, तो न्यूक्लियस को धक्का मार के कोने में भेज देता है। और कई प्लांट सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें वैक्यूल का साइज जो है बहुत बड़ा होता है, एक सेल का 90% हिस्सा सिर्फ वैक्यूल ही कवर कर लेता है, इतना बड़ा भी हो सकता है आपका वैक्यूल। नाउ दिस इज अ टिपिकल सेल। एक सेल है जिसको हमने देखा, इसमें हमने सेल वॉल भी बना ली, ऊपर वाली काली लेयर, और अंदर वाली लाल लेयर हमने सेल मेम्ब्रेन भी बना ली, राइट। अब हमने इसमें बना लिया न्यूक्लियस, जो कि एक डेंस स्ट्रक्चर है, इस पे मेम्ब्रेन पाई जाती है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल बनाता तो इसमें मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनाता। प्रोकैरियोट्स, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इनको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और जिनमें पाया जाता है उन्हें यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, तो ट्रू न्यूक्लियस यहां पर पाया जा रहा है, तो यह कैसा सेल है? आपका यूकैरियोटिक सेल है। अगर नहीं दिखने को मिलता ऐसा स्ट्रक्चर, यहां पे नंगा पुंगा आपका डीएनए पड़ा हुआ है, नेकेड डीएनए,
इसके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, ये न्यूक्लियस में नहीं पाया जा रहा, तो ये कैसा सेल होगा? प्रोकैरियोटिक सेल होगा। आप मात्र देख के ही बता सकते हो कि कौन सा सेल प्रोकैरियोटिक है, कौन सा आपका यूकैरियोटिक है। तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, यूकैरियोटिक सेल की बात कर लेते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल हमने बना दिए। बीच का जो हिस्सा दिख रहा है आपको सफेद सफेद, इस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब सेल, प्लाज्म प्लाज्मा मतलब इसका मेन कंटेंट है वाटर। तो ये साइटोप्लाज्म जो है, इसी वाटर में आपके मेन बॉडी के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, और मेटाबॉलिज्म के बिना जिंदा रहना असंभव है। जैसे सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के बिना जिंदा रहना मुश्किल है, असंभव है। इसी प्रकार से अगर सेल के अंदर रिएक्शंस नहीं होंगे तो सेल का भी कोई वजूद नहीं रह जाएगा। तो यहां पर सेल के अंदर जो रिएक्शन होते हैं साइटोप्लाज्म में होते हैं, इसीलिए साइटोप्लाज्म को कहा जाता है इट इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज। यहां सारे के सारे आपके रिएक्शंस होंगे, राइट। तो इट इज सेमी फ्लूइड इन नेचर, क्योंकि इसमें पानी भी है, और आपका यहां पर यूकैरियोटिक सेल है तो ऑर्गेनेल्स भी भरी हुई हैं, तो इट इज सेमी फ्लूइड। अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो एनसीईआरटी में फिर से छुपा कर एक बात लिख दी है, फ्लूइड लिख दिया है। कैसे? अगर समझ लीजिए मेरे पास एक बोतल है, ठीक है, ये बोतल जो है ये है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तो होती नहीं है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तो है नहीं, तो साइटोप्लाज्म पूरा पानी पानी है, बीच में छोटी मोटी चीजें डली हुई हैं, तो मेन इसका कंटेंट क्या है? लिक्विड है, यानी फ्लूइड। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ यूकैरियोटिक सेल तो इसके अंदर कई सारी चीजें डली हुई हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो ये लिक्विड नहीं रहता, थोड़ा सा क्या हो जाता है? सॉलिडिफाई हो जाता है, सेमी फ्लूइड हो जाता है। इसीलिए अगर आपको स्पेसिफिकली पूछा जाए कि साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड किसमें है और फ्लूइड किसमें, तो आप आसानी से बता सकते हैं, देयर इज अ लॉजिकल रीजन। और एनसीईआरटी में इतनी गहराई में कोई नहीं जाता, आप किसी का भी लेक्चर उठा करके देखेंगे दोनों जगह सेमी फ्लूइड ही लिखवाएगा टीचर आपको। लेकिन ये जो बहुत छोटी सी बात है, इस पे किसी ने अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ज्यादातर बच्चे जो है वहीं पर चकित रह जाएंगे उस क्वेश्चन को देख के, हम लेकिन फोड़ देंगे उस क्वेश्चन को, राइट। एनसीईआरटी में देखिएगा और कंफर्म करिएगा मैं सही कह रहा हूं या नहीं, ठीक है। तो दिस इज साइटोप्लाज्म, ये ही जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है सेल की, यानी सेल में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, बची हुई जितनी जगह है वो आपका साइटोप्लाज्म है। जैसे अगर मैं अपने कमरे की बात करूं, कमरे में काफी सारा सामान रखा हुआ है, बचे हुए सारे के सारे स्पेस में हवा है बाय डिफॉल्ट, ऐसे ही सेल में साइटोप्लाज्म ही भरा रहता है, पानी ही भरा रहता है। तो इट इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज, और इन्हीं सेल्यूलर एक्टिविटीज की वजह से हमारा सेल लिविंग स्टेट में रहता है, जिंदा रहता है। और ऐसा कोई सेल नहीं दुनिया का जिसमें सेल मेम्ब्रेन ना हो और अंदर साइटोप्लाज्म ना हो और राइबोसोम ना हो। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो हर सेल में पाई जाएंगी। कोई मुझे कहे कि सर सेल ड्रॉ कर दो, एक गोला तो ड्रॉ करूंगा, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, सब में होगी और एक जैसी होगी, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई। उसके अंदर क्या माल भरा रहेगा? आपका साइटोप्लाज्म, ये भी सब में होगा। भाई हमारी बॉडी बनी ही 70% वाटर की है, वो सेल के अंदर का ही तो पानी है। और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, बिना प्रोटीन के काम नहीं हो सकता हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर हर सेल में बिना किसी एक्सेप्शन के राइबोसोम पाए ही पाए जाते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो राइबोसोम जो है ये आपके क्यों पाए जाते हैं हर सेल में? क्योंकि इन पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर इन पे मेम्ब्रेन होती तो क्या ये प्रोकैरियोटिक सेल में मिल पाते? नहीं सर, प्रोकैरियोटिक सेल में तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती नहीं है। तो ये राइबोसोम यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि इस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये हर जगह पाया जा सकता है, राइट। और ये आपका इसीलिए यूनिवर्सल कहलाता है। ये आपका साइटोप्लाज्म में भी पाया जा सकता है। यूकैरियोटिक सेल की अगर आप बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये बाइंडिंग कर लेता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे गोल गोल दाने जब बाइंड कर जाते हैं तो उसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरा सा हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी मिल सकता है। और आपके यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये मिल सकता है। अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है कहां मिलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो है नहीं, कोई तो मेम्ब्रेन चाहिए बैठने के लिए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मेन जो सेल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर आपके राइबोसोम बैठ सकते हैं, यहां 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 आपके राइबोसोम बैठ सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड मिलेंगे, और आपका जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें आपके कहां देखने को मिलेंगे मेरे दोस्त? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी मिल जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मिल जाएंगे। बहुत जरूरी बात है, राइट। इन्हें पैलेड पार्टिकल्स कहा जाता है, क्यों? क्योंकि राइबोसोम की डिस्कवरी करी थी सर जॉर्ज पैलेड ने 1953 में। कुछ याद आया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की एडवांसमेंट स्टार्ट हो चुकी थी 1950s में, छोटी मोटी चीजें भी दिखने लगी थी, 15 से 20 नैनोमीटर का साइज है फिर भी दिखने लगी थी, तो 1953 में इसकी डिस्कवरी हुई। इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, और ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है, फिर भी इसकी डिस्कवरी हो चुकी थी 1950s में। इसे प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटीन बनने का फॉर्मूला क्या है?
सबसे पहले डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो डीएनए से आरएनए बनता है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए जो है फिर प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। तो आरएनए के नाम का जो धागा है लाल कलर का, इसके ऊपर कई सारे आपके राइबोसोम, ये जो पर्पल कलर के मैंने बनाए हैं, बाइंड कर जाते हैं। बहुत सारे राइबोसोम बाइंड कर चुके हैं सिंगल एमआरएनए के स्ट्रैंड पे, इसे हम कहते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। बहुत सारे राइबोसोम सेम एमआरएनए के स्ट्रैंड पे बाइंड कर गए तो आपका पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर बनता है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, राइट। तो जो राइबोसोम है ये किससे बना है, राइबोसोम बना है प्रोटीन्स का। ये प्रोटीन बनाता भी है लेकिन खुद भी उन्हीं प्रोटीन्स का बना होता है, और इसमें एक स्पेशल चीज होती है, नाम है राइबोसोम, तो इसमें आरएनए भी होता है, स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए कॉल्ड एज राइबोसोमल आरएनए। तो आरआरएनए इसको कहा जाता है। तो राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए कुछ प्रोटीन्स के साथ मिल जाता है और बना लेता है ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ योर राइबोसोम। तो इसमें आरआरएनए भी है और प्रोटीन भी। और ये जो राइबोसोम है ये डिफरेंट टाइप के होते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर आप बात करें तो राइबोसोम 70S होगा। 70S मतलब यहां पर ये दो सब यूनिट्स का मिलकर बनेगा, बड़ी सब यूनिट छोटी सब यूनिट, बड़ी सब यूनिट छोटी सब यूनिट। तो 7 इज एन ऑड नंबर, तो इसकी दोनों सब यूनिट कैसी होंगी, 50 और 30। 5 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, 3 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। सिमिलरली आपका 80S राइबोसोम जो है पाया जाता है यूकैरियोट्स में, RER के साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी 70S राइबोसोम पाया जाता है। यानी जैसा प्रोकैरियोट में राइबोसोम था वैसा ही यूकैरियोट में भी पाया जा सकता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े हुए राइबोसोम होंगे वो कैसे होंगे, 80S होंगे। 8 इज एन इवन नंबर, तो उसकी सब यूनिट्स भी क्या होंगी, 60 और 40। 6 एंड 4 आर ऑल्सो इवन नंबर्स, ऐसे आप याद कर सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी। ये S क्या है सर, 70S, 30S, 50S, 60S, 40S, क्या है ये S? S इज अ यूनिट जिसे कहते हैं स्वेदबर्ग यूनिट, क्योंकि स्वेदबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने इस यूनिट को दिया था, या इसे कहते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, कि कितना कोई चीज सेडिमेंट हो पा रही है। भाई एक कांच का ग्लास लीजिए, उसमें पानी भरिए, उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिलाइए और उस ग्लास को टेबल पे रख के छोड़ दीजिए, मिट्टी कुछ देर में सेडिमेंट हो जाएगी, नीचे की साइड बैठ जाएगी। उसका क्या सेडिमेंटेशन हो चुका है, यस। भारी मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाते हैं, हल्के मॉलिक्यूल्स ऊपर रह जाते हैं, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। तो सिमिलरली यहां पर सर 50 + 30 तो 80 होता है, 70 कैसे आया, 60 + 40 तो 100 होता है, 80 कैसे आया, कैसे आया, क्योंकि ये जो है, ये जो S है, दिस इज अ मेजर ऑफ डेंसिटी और साइज, नॉट वेट। ऐसा नहीं है कि आपने 30 पे 50 मिला दिया और 80 आपका वेट हो गया, नहीं, ये साइज है। समझ लीजिए मैंने एक कम्बल ओढ़ लिया, मुझे बहुत सर्दी लग रही है ना, मैंने कम्बल ओढ़ लिया, क्या इस कंबल की डेंसिटी और मेरी डेंसिटी बराबर है, नहीं सर, कंबल तो बहुत हल्का है। तो ये जो मेरी डेंसिटी है और कंबल की डेंसिटी अगर मिक्स हो गई तो ओवरऑल डेंसिटी तो हमारी मीडियम लेवल पे आ गई ना, हमारी डेंसिटी मीडियम लेवल पे आ गई। मेरी बॉडी ज्यादा डेंस है, कंबल तो आपका बहुत ही हल्का है, बहुत फुरफुरा सा है, तो अल्टीमेटली इसकी डेंसिटी उतनी नहीं है, राइट। तो यहां पर क्या हुआ मेरे दोस्त, देखा गया कि जब आपका 30S यूनिट और 50S यूनिट, इनको आप अलग अलग जब डालते हो एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें आप डेंसिटी नाप सकते हो चीजों की, तो 30S को जब डाला तो 30S के लेवल पे ही ये मिला, 50S को जब डाला तो 50S के लेवल पे ये मिला। लेकिन जब दोनों को जोड़ के डाला तो इनकी डेंसिटी अलग अलग थी, तो हमें लगा कि इनका वेट जो है वो कंबाइन हो जाएगा 30 + 50, लेकिन नहीं भैया, इनकी डेंसिटी जो है आपकी मीडियम लेवल पे आ गई। ये दोनों जो है 70 लेवल पे मिले हमें देखने के लिए, इसीलिए इसको बोला 70S। और 40 को जब डाला तो 40 के लेवल पे टिका, 60 को डाला तो 60 के लेवल पे टिका, दोनों को जोड़ के जब डाला तो ये 100 पे नहीं 80 पे मिला, इसीलिए इन दोनों के सम को क्या बोल डाला, 80S बोल डाला। तो इट इज नॉट अ डायरेक्ट सम ऑफ वेट कि दोनों का वेट बढ़ा दिया भाई 5 kg + 5 kg 10 kg, नहीं, यहां पर क्या है, आप डेंसिटी की बात कर रहे हो, एक चीज बहुत हल्की है, एक चीज बहुत भारी है, तो दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपकी डेंसिटी जो है कहीं ना कहीं कम हो जाएगी ना, भारी वाला जो है उस पर हल्का वाला सामान आपने ऐड कर दिया तो ओवरऑल डेंसिटी कहीं बीच में आ जाएगी, थोड़ी सी हल्की हो जाएगी। दैट्स वाई यहां पर ये चीज हमको देखने को मिलती है, करेक्ट। सो दीज आर द थिंग्स जो कि हम लोगों ने समझी। अब ये जो आपका यूकैरियोटिक सेल है इसमें न्यूक्लियस पाया गया, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर पैक्ड होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल जिसको हम कहते हैं डीएनए। ये सारी चीजें हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, सेल का दिमाग जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, उसके अंदर होते हैं कई क्रोमोसोम। जैसे हमारा कोई अगर डिप्लॉयड सेल है, मेरे हाथ का सेल है, मेरे गाल का सेल है, उसमें 46 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे।
और उसी में हमारा डीएनए जो है पैक्ड होता है। तो दीज आर सम थिंग्स रिलेटेड टू द ओवरव्यू ऑफ सेल। जनरल बातें हमने यहां पर कर डाली। अब देखिए, अब हम यहां पे बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। यानी ये जो है ऐसे सेल्स है जिनमें न्यूक्लियस जो है वो बढ़िया तरीके से डेवलप्ड नहीं है। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहां पर देखने को नहीं मिलता, कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर यहां पर देखने को नहीं मिलता, नंगा पुंगा यहां पर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो यहां पे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, गोल मटोल, जिसको हम लोगों ने क्या बोल डाला, जिसको हम लोगों ने बोल डाला न्यूक्लियोइड, या फिर इसको हम कह सकते हैं जीनोफोर। तो इसको हम लोगों ने न्यूक्लियोइड कह दिया, या बैक्टीरिया का सिंगल क्रोमोसोम कह दिया, या जीनोफोर कह दिया, तीनों नाम इसी के हैं। तो ये जो डीएनए है इस पे कुछ प्रोटीन्स भी आकर के बाइंड हो जाते हैं, और ये प्रोटीन्स कैसे हैं, आपका डीएनए जो है इट इज एसिडिक। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इट इज एसिडिक। तो एक एसिडिक चीज के साथ क्या बाइंड कराओगे, बेसिक चीज बाइंड कराओगे ना, तब जाके बाइंडिंग अच्छी होगी। तो इसके साथ हम बेसिक प्रोटीन्स बाइंड कराते हैं, तो इन्हें कहते हैं पॉलीअमाइन प्रोटीन्स। पॉलीअमाइन यानी यहां पर आपके हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं, वो यूकैरियोट्स में पाए जाएंगे। पॉलीअमाइंस मतलब ऐसे आपके प्रोटीन्स हैं जिनमें कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनमें अमीनो ग्रुप ज्यादा होते हैं, यानी बेसिक ग्रुप ज्यादा होते हैं, क्योंकि अमीनो ग्रुप जो है इट इज बेसिक इन नेचर। तो डीएनए विच इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसके साथ बाइंड कर जाता है आपका प्रोटीन, और ये स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो जाता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला के हम लोग न्यूक्लियोइड कह देते हैं या जीनोफोर कह देते हैं। अब यह मेन डीएनए है आपका बैक्टीरिया का या फिर प्रोकैरियोटिक सेल का। इसके अलावा छोटे छोटे डीएनए के सर्कुलर टुकड़े कई सारे बैक्टीरियाज में पाए जा सकते हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों को विच आर फाउंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमली, ये जो आपका सिंगल क्रोमोसोम हमने बोला है बैक्टीरिया का, इसके अलावा जो छोटा छोटा डीएनए पाया जा रहा है, जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जा रहा है, यहां भी 2 स्ट्रैंड है आपके काले कलर के, ये जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है इसको हम लोगों ने क्या बोला, इसको हम लोगों ने प्लाज्मिड बोला। तो ये मेन क्रोमोसोम से हटके पाया जा रहा है, तो इसको क्या बोला, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। ये डबल स्ट्रैंडेड है, 2 रिंग्स मैंने बनाई है तो डबल स्ट्रैंडेड, गोल मटोल है तो सर्कुलर, और ये कैसा है, डीएनए है, तो इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। और ये अपनी कॉपीज बना सकता है, ये अपने आप को डिवाइड कर सकता है। लेट्स से यहाँ पे 1 प्लाज्मिड था तो इसने अपनी कॉपी बनाकर 2 प्लाज्मिड बनाए, फिर इसने अपनी कॉपी बनाकर 3 प्लाज्मिड बनाए, तो एक बैक्टीरिया में प्लाज्मिड्स का नंबर बढ़ सकता है। तो ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी कॉपीज बना सकता है, और इसे कॉपीज बनाने के लिए इस मेन क्रोमोसोम की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तो आप कहते हो प्लाज्मिड की पूरी डेफिनेशन क्या हुई, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए विच कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। और इन प्लाज्मिड में कुछ स्पेसिफिक जीन्स पाए जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक डीएनए के टुकड़े पाए जाते हैं जो कुछ खास प्रोटीन्स बनाते हैं। जैसे बैक्टीरिया जो है, कई बैक्टीरिया काफी सारे एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट होते हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया है वो क्लोरमफेनिकोल रेजिस्टेंट है, यानी कि इस बैक्टीरिया को अगर आप क्लोरमफेनिकोल नाम की दवाई दोगे तो ये बैक्टीरिया मरेगा नहीं। क्यों, बिकॉज इसके पास एक ऐसा डीएनए का टुकड़ा है, एक ऐसा जीन है जो एक ऐसा प्रोटीन बनाएगा जो क्लोरमफेनिकोल से इस बैक्टीरिया की रक्षा करेगा। तो इट इज रेजिस्टेंट टू क्लोरमफेनिकोल। सिमिलरली कुछ बैक्टीरिया हैं जो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट होंगे, कुछ बैक्टीरिया हैं जो एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंट होंगे, कुछ बैक्टीरिया हैं जो पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट होंगे। तो अलग अलग बैक्टीरिया में उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ये छोटे छोटे जीन्स पाए जाते हैं, जो कि किसमें पाए जाते हैं, आपके प्लाज्मिड में पाए जाते हैं। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी देता है। तो मेन हमने बात की सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल की, दैट इज जीनोफोर, या फिर इसको हम कह सकते हैं आपका न्यूक्लियोइड, एंड उसके बाद हमने प्लाज्मिड्स की चर्चा की। अगर बैक्टीरिया की आप बात करें तो इस पे सेल वॉल मिलती है, एंड सेल वॉल किसकी बनती है, बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल बनती है, और अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी जो दुनिया में सबके लिए ही सेम है, लिपिड और प्रोटीन की बनेगी। लिपिड की परसेंटेज और प्रोटीन की परसेंटेज वेरी कर सकती है, अलग अलग हो सकती है, लेकिन बनेगी लिपिड और प्रोटीन की, ये बात 100% सत्य है, ये बात कोई भी जुठला नहीं सकता। राइट, तो यहां पर आपका इतनी बात हो गई है। यहां पर भी फिर सेंटर पे आपका जो है पूरा का पूरा जो मटेरियल भरा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। सेल के अंदर के मटेरियल को, यही सारा का सारा लिविंग रिएक्शंस होगा, यानी इट इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। ये बात जो है सबके लिए कांस्टेंट है, साइटोप्लाज्म के लिए कांस्टेंट है। अब ये जो सेल वॉल होती है ये यूजुअली सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाएगी। तो प्रोकैरियोटिक सेल सारे लगभग एक जैसे होते हैं, किसी में एक आधी चीज ज्यादा है, किसी में एक आधी चीज कम है।
तो फंडामेंटली दे आर सिमिलर, लेकिन एक आधी चीज ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे एक प्रोकैरियोट है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, अभी पढ़ा था इसके बारे में कि ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसीलिए इस माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों भैया जोकर क्यों कहा गया? क्योंकि मेरे भाई ये जो आपका माइकोप्लाज्मा है इस पे सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल आपके सेल को शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये रिजिड है, ये अंबुजा सीमेंट की बनी है। जब कोई सेल नया नया बनता है ना तो उसकी सेल वॉल फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन एक बार जब सेल ग्रो कर जाता है तो ये जो सेल वॉल है ये अपनी प्रॉपर शेप एंड साइज अटेन कर लेती है, और फिर ये सेल की शेप को चेंज नहीं होने देती, सेल की रक्षा करना इसका काम है। तो ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती, इट इज रिजिड, ये अंबुजा सीमेंट की बनती है। तो अब अगर माइकोप्लाज्मा पे अंबुजा सीमेंट की वॉल नहीं है तो माइकोप्लाज्मा तो अपनी शेप को बदल पाएगा ना। जैसे जोकर आपको अलग अलग भेस बना करके हंसाता है, ऐसे ही माइकोप्लाज्मा जो है ये भी अपनी शेप को चेंज कर सकता है, इसीलिए इसको प्लियोमॉर्फिक कहा या जोकर कहा। प्लियोमॉर्फिक मतलब अपनी मॉर्फोलॉजी, अपनी शेप को ये चेंज कर सकता है। तो ये जो सेल वॉल है रिजिड होती है, अंबुजा सीमेंट की बनती है। अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है ये फ्लेक्सिबल है, तो सेल वॉल तो फ्लेक्सिबल नहीं है तो ये आपकी खिंच नहीं सकती। इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर बना है ये सेल वॉल नहीं बना सकता। तो सेल वॉल बाहर की साइड बनी हुई है काले कलर से, क्या मैंने इसको एक्सटेंड किया है या अंदर वाली लाल लेयर को एक्सटेंड किया है? सर आपने लाल लेयर को एक्सटेंड किया है। क्यों? क्योंकि बाहर वाली जो काली लेयर है ये तो एक्सटेंड हो ही नहीं सकती, ये तो आपका एक्सटेंड नहीं हो सकती, दैट्स व्हाई मैंने अंदर वाली लाल लेयर को एक्सटेंड किया। सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, इसका नेचर फ्लूइडी होता है, ये आपकी ग्रो कर सकती है आराम से। दैट्स व्हाई ये जो मैंने फ्लैजिला बनाया है, ये जो मैंने अंदर की साइड फोल्डिंग कर दी सेल मेम्ब्रेन की, क्रोमेटोफोर बनाया है, ये जो अंदर की साइड ट्यूब जैसी फोल्डिंग बना दी, गोल मटोल वेसाइकल जैसी फोल्डिंग बना दी, रेटिकुलर आपकी इररेगुलर सी फोल्डिंग बना दी, ये जो आपकी फोल्डिंग्स हैं ये सारी की सारी सेल मेम्ब्रेन में हो रही हैं, सेल वॉल में नहीं। तो जितनी भी चीज है, चाहे अंदर की साइड फोल्ड हो रही हो सेल मेम्ब्रेन, दैट इज इनवेजिनेशन, इन अंदर की साइड, या बाहर की साइड फोल्ड हो रही हो आपकी सेल मेम्ब्रेन, दैट इज इवेजिनेशन। ई का मतलब एग्जिट लेना, बाहर की साइड। ये सारा का सारा काम सेल मेम्ब्रेन में हो रहा है बिकॉज इट इज सुपर फ्लेक्सिबल। सेल वॉल ये सब काम नहीं कर सकती। तो जिंदगी में कोई भी सवाल पूछ ले कि भैया फ्लैजिला कैसे बनता है? सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से। मेसोसोम कैसे बनता है? सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से। क्रोमेटोफोर कैसे बनता है? सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से। आपका सेल वॉल का उसमें कोई खास रोल नहीं है, राइट? तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर हमको देखने को मिला, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका मोटिलिटी प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। तो कई बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं, अगर वो मोटाइल है तो उनमें फ्लैजिला मिलेगा, और ये जो फ्लैजिला है ये सेल मेम्ब्रेन से एक्सटेंड होगा, लेकिन किसको फाड़ के बाहर निकलेगा? सेल वॉल को। बाहर की लेयर है सेल वॉल, उसको फाड़ के बाहर निकलेगा ना। तो एनसीईआरटी में दो शब्द लिख रखे हैं, फ्लैजिला इज एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किसकी एक्सटेंशन है? सेल मेम्ब्रेन की, बट इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सेल वॉल। किसको फाड़ के निकला है? ये सेल वॉल को फाड़ के निकला है। तो फ्रॉम और ऑफ जरा सा कंफ्यूजन और 4 नंबर गए। So it is extension of cell wall and it extends from, है ना, extension of cell membrane, sorry, and it extends from cell wall, cell wall को चीर के निकला है। ये बात समझ में आनी चाहिए। फ्लैजिला जो है इसके 3 पार्ट है। लंबी जो है चोटी दिखाई दे रही है दैट इज फिलामेंट, बेसल बॉडी मतलब बेस पे जहां से उग रहा है अंदर की साइड दैट इज बेसल बॉडी, और बीच में हुक जो इस चोटी की रूट को आपस में कनेक्ट करेगा, इसे हुक कहेंगे, राइट? तो ये आपका मेन सरफेस स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया के सरफेस पे पाया जाता है। और भी सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि आपका फिम्ब्रे, जो कि बैक्टीरिया से आपके कई सारे ब्रिजल लाइक फाइबर्स निकल रहे होते हैं। जैसे कि आपने सिएट बाइक टायर का ऐड देखा होगा कि बरसात में भी जब आप उस बाइक के ब्रेक लगाते हो तो टायर मस्त तरीके से रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर ग्रिप पाई जा रही है, रबर के वहां पर क्या पाए जा रहे हैं? एक्सटेंशंस पाए जा रहे हैं जो कि रोड के साथ ग्रिप बना लेते हैं। सिमिलरली किसी भी बैक्टीरिया को कहीं पर भी बैठना है, कोई बैक्टीरिया एक्वेटिक है तो पानी में पत्थर के आसपास बैठना चाहता है, आपकी बॉडी में किसी टिश्यू पे बैठना चाहता है, तो इसको ग्रिप कौन प्रोवाइड करेगा? फिम्ब्रे। इसका काम चलने फिरने में नहीं है, इट इज नॉट अ मोटाइल स्ट्रक्चर, ये ग्रिप प्रोवाइड करेगा। ब्रिजल लाइक स्ट्रक्चर है जो ग्रिप प्रोवाइड करेंगे। एंड पिलाए क्या है? पिलाए भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये पिलिन प्रोटीन की बनती है ना? पिलाए तो पिलिन प्रोटीन की बनेगी, स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड पिलिन, और ये क्या करती है? 2 बैक्टीरिया के बीच में एक ट्यूब का काम करती है जिससे एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के पास डीएनए ट्रांसफर कर सके, इसे कहते हैं कंजुगेशन। तो ये आपका कंजुगेशन में हेल्प करती है, राइट? तो आपका डीएनए हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल हो गई, और आपके यहां पर सरफेस स्ट्रक्चर्स हो गए। अब ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की साइड भी फोल्ड होती है। अगर अंदर की साइड फोल्ड होगी तो क्या बनाएगी?
मीजोजोम। एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करता है यूकैरियोटिक सेल में, यानी पावर हाउस है पावर जनरेशन का, सेम काम एम फॉर मीजोजोम करेगा आपका प्रोकैरियोटिक सेल में। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की साइड ट्यूब की तरह भी फोल्ड हो सकती है, गोल मटोल वेसाइकल की तरह भी, और आपका रेटिकुलर इरेगुलर फॉर्मेट में भी आपकी फोल्ड हो सकती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूब लाइक, गोल मटोल वेसाइकल लाइक, या फिर लेमिनी लाइक। तीनों प्रकार की इनफोल्डिंग्स हो सकती है जिन्हें मीजोजोम कह सकते हैं। कैसी भी इसकी शेप हो सकती है। ये क्या करता है, अगर आपको सेल वॉल बनानी है, सेल बड़ा हो रहा है, सेल पहले आपका छोटा था प्रोकैरियोटिक सेल, इसकी सेल वॉल अभी बन सकती है, फ्लेक्सिबल है, अभी सेल पूरा का पूरा मैच्योर नहीं हुआ है, तो सेल वॉल बनाने के लिए जो भी मटेरियल जाएगा सेल वॉल की तरफ वो सेल मेम्ब्रेन से होता हुआ जाएगा। तो इसका काम क्या है मीजोजोम का, सेल वॉल बनाना। ये जो मीजोजोम है ये डीएनए को पकड़ करके क्या कर सकता है, रेप्लिकेट करा सकता है और डिस्ट्रीब्यूट करा सकता है। समझ लीजिए ट्यूब है, ये ट्यूब इतनी लंबी हो जाए कि इस डीएनए से टच हो जाए, ये ट्यूब इतनी लंबी हो गई, यहां पे भी एक ट्यूब है, डीएनए से टच हो गई, और डीएनए रेप्लिकेट जब हो जाए ना तो इसको ऐसे दो ट्यूब बन जाती हैं। सेल मेम्ब्रेन तो फ्लेक्सिबल है, तो एक ट्यूब की जगह दो ट्यूब बन गई, और ये दोनों ट्यूब अलग 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 दूर दूर जाती रहती है एक सेल में, तो डीएनए भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यानी सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर ये फ्लेक्सिबल है तो कोई मटेरियल सेल के अंदर भी ले सकती है, कोई मटेरियल सेल के बाहर भी भेज सकती है, यानी एंडोसाइटोसिस या फिर सिक्रीशन, किसी चीज को सिक्रेट कर सकती है, अंदर भी ले सकती है। सारे काम कौन करेगा, आपका मीजोजोम करेगा। तो सेल वॉल भी बना सकती है, डीएनए रेप्लिकेट और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकती है, रेस्पिरेशन यानी माइटोकॉन्ड्रिया का काम भी कर सकती है, और सिक्रीशन चीजों को बाहर भी भेज सकती है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है तो एक खूब सारी एनर्जी बना सकती है। हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है आज ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो भी इनफोल्डेड होती है, उस पे क्रिस्टे नाम के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, क्योंकि उसे भी अपना सरफेस एरिया बढ़ाना है, तो वहां भी जो है कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ऑलराइट, सो अंदर के साइड फोल्डिंग हो गई, ये बन गया मीजोजोम। काम क्या है, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्रीशन और आपका रेस्पिरेशन। ठीक है, अंदर की साइड मेम्ब्रेन और फोल्ड हो सकती है, और इस पे पाए जा सकते हैं अलग अलग पिगमेंट्स। तो पिगमेंट्स किस में पाए जाएंगे, ऐसे बैक्टीरिया में जो खाना बना सकते हैं, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो इन्हें कहा जाता है क्रोमेटोफोर। इस डंडे जैसे स्ट्रक्चर को बोला क्रोमेटोफोर, क्रोमा का मतलब कलर, तो कलरफुल पिगमेंट यहां पर पाए जाते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी में, क्योंकि वो खाना बना सकता है साइनोबैक्टीरिया, तो उसमें क्रोमेटोफोर पाया जाएगा। और कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल में, जिन्हें हमने क्या कह डाला, इंक्लूजन बॉडीज। अब प्रोकैरियोटिक सेल है तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तो होती नहीं है, राइट, तो इनमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। एक जैसी जो चीजें हैं वो आकर एक जगह इकट्ठी हो गई, जैसे फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, एक जगह आकर के इकट्ठे हो गए, बन गया फॉस्फेट ग्रेन्यूल, फ्रीली पाया जा रहा है, फॉस्फेट स्टोर कर रहा है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है इसके ऊपर, है ना। कोई पिगमेंट है, उसके लिए पाया गया साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, पिगमेंट स्टोर कर लेगा। ग्लाइकोजन है तो ग्लाइकोजन स्टोर कर लेगा। तो दिस कैन बी ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, सायान मतलब ब्लू कलर का पिगमेंट, और आपका फॉस्फेट भी स्टोर कर सकते हैं। तो दे आर यूज फॉर स्टोरेज, मेम्ब्रेनलेस होते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यहां पे कोई है ही नहीं, तो दे आर मेम्ब्रेनलेस, स्टोरेज के लिए यूज होते हैं। एंड एक स्पेशल टाइप का इंक्लूजन है कॉल्ड गैस वैक्यूल, इसमें गैस भरी जाती है, तो ये आपका बैक्टीरिया को तैरने में हेल्प करता है, बायंसी देने में हेल्प करता है। इट इज कॉल्ड गैस वैक्यूल, जो कहां पाया जाएगा, आपका ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया में, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी में, एज वेल एज आपका पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, इनमें गैस वैक्यूल पाया जाएगा। तो पूछा जाए कि गैस वैक्यूल कहां पाया जाता है, तो ये नॉर्मल हमारा यूकैरियोटिक वैक्यूल नहीं है, गैस वैक्यूल है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है इसके ऊपर, एक बुलबुला सा है जिसके अंदर गैस भरी हुई है, जो कि बैक्टीरिया को तैरने में हेल्प करती है, बायंसी प्रोवाइड करती है, राइट। अब देखिए जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें इंक्लूड कौन कौन होता है, भाई आपके जितने भी बैक्टीरिया है, आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि बैक्टीरिया ही है एक प्रकार का, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ जो कि अगेन किंगडम मोनेरा के मेंबर है, ये भी आपके क्या है, प्रोकैरियोट्स है, और ये छोटे होते हैं साइज में। अभी मैंने आपको बताया था पिछली से पिछली स्लाइड में कि आपके 10 गुना छोटे होते हैं, यहां पर देखिए क्या बताया था, ये 10 गुना छोटे होते हैं आपके टिपिकल यूकैरियोटिक सेल से, तो ये ज्यादा जल्दी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इनका सेल काफी सिंपल है, तो ये जल्दी जल्दी आपका क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे कि अगर आप ह्यूमन सेल की बात करें तो उसको डिवाइड करने में, टिपिकल ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में, एक सेल से 2 सेल बनाने में कितना टाइम लगता है, सर लगभग 24 घंटे का, एनसीईआरटी का डेटा है, अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। और एक बैक्टीरिया को, ई कोलाई को डिवाइड करने में कितना टाइम लगता है, एक सेल से 2 सेल बनाने में, सिर्फ 20 मिनट, क्योंकि स्ट्रक्चर इतना सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है, झटपट ये डिवाइड कर जाते हैं बहुत आसानी से, दैट्स व्हाई दे डिवाइड फास्टर।
और बैक्टीरिया की अलग अलग शेप भी हो सकती है। अगर ये गोल मटोल है तो इनको कोकस कहोगे, रॉड शेप है तो बैसिलस कहोगे, अगर स्प्रिंग शेप है, स्पाइरल शेप है तो स्पाइरलम कहोगे, और कॉमा शेप है तो विब्रियो कहोगे। ये चार इनकी सबसे ज्यादा फंडामेंटल शेप्स होती हैं। नाउ कई सारे बैक्टीरियाज में, है ना, ज्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल में, स्पेसिफिकली बैक्टीरिया में एक आउटर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहते हैं सेल एनवेलप। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपने देखा सेल मेम्ब्रेन तो है ही, उसके ऊपर सेल वॉल तो है ही। ज्यादातर प्रोकैरियोट्स में उस सेल वॉल के ऊपर एक और लेयर पाई जाती है, इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स, और ये तीनों लेयर मिलकर के कहलाती है सेल एनवेलप। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ग्लाइको का मतलब होता है शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट, और कैलिक्स का मतलब क्या होता है? कवर, यानी ये कार्बोहाइड्रेट का कवर है जो आपको सेल वॉल के भी ऊपर देखने को मिलेगा, जो बैक्टीरिया को क्या करता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो बैक्टीरिया के पास एक बहुत ही ज्यादा केमिकली कॉम्प्लेक्स कवर है। सेल मेम्ब्रेन नाम की लेयर भी है, सेल वॉल नाम की लेयर भी है, ग्लाइकोकैलिक्स नाम की भी लेयर है। तो बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 लेयर्स हैं। तो तीनों की तीनों लेयर्स मिलकर के ना ओवरऑल प्रोटेक्शन का काम करती हैं। लेकिन ये तीनों अलग अलग क्या काम करती हैं दोस्त? सेल मेम्ब्रेन जो है सबसे अंदर वाली, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी हर मटेरियल को अंदर नहीं आने देती। जिस चीज की सेल में जरूरत है उसी को अंदर आने देगी, अदरवाइज सारे सेल्स को बाहर, सारी चीजों को बाहर का रास्ता दिखा देगी। कौन सी चीज सेल के अंदर आएगी, कौन सी चीज सेल के बाहर जाएगी, कौन डिसाइड करता है? गेट पास कौन देता है? सेल मेम्ब्रेन। दैट्स व्हाई इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। तो इसलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इट इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो हमको ऐसा लगता है कि सर ये तो सबसे अंदर वाली लेयर है, तो हाउ कैन इट इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड? आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्शन का क्या मतलब है कि बाहर से कौन सी चीज सेल में आ रही है और सेल से कौन सी चीज बाहर जा रही है, तो ये इंटरेक्शन कौन करेगा? सेल मेम्ब्रेन करेगा। दूसरी जो आपकी लेयर है दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल बनती है अंबुजा सीमेंट की, रिजिड होती है, तो ये आपके सेल को शेप और स्ट्रक्चर देगी। बैक्टीरिया के सेल को बड़ा नहीं होने देगी, फटने नहीं देगी, और उसको छोटा नहीं होने देगी, श्रिंक नहीं होने देगी। यानी इट प्रिवेंट्स द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम बर्स्टिंग, फटने से, और कोलैप्स होने से, श्रिंक होने से बचाती है। एक प्रॉपर शेप और साइज मेंटेन करके रखती है। जैसे आपका कमरा जो है, अब ये छोटा या बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये जो कमरा है आपने सोच समझ के एकदम बराबर डायमेंशन का बना लिया है। वो सेम काम आपका सेल वॉल का है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या करती है? आउटर मोस्ट लेयर है और डिफेंसिव है। आपने अब एक कोट पहन लिया है, बैक्टीरिया ने कोट पहन लिया है ग्लाइको का, यानी कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ एक कोट पहन लिया है, तो अब इसको मारना थोड़ा सा मुश्किल है, राइट? तो जब ये कोट ढीला ढीला होता है तो इसको कहते हैं स्लाइम लेयर, ढीला ढीला है ना, गिलगिला सा है, तो ये बैक्टीरिया को सूखने से बचाता है। आपने देखा होगा कभी स्लाइम या जेल आपने अगर उसे खेला हो तो बहुत देर में सूखता है ना, उसमें पानी जो है रिटेन हो जाता है। और अगर ये टफ है, मोटा सा लेयर है, कैप्सूल है, तो ये आपका मेन प्रोटेक्शन में काम कर रहा होगा। तो दिस इज योर सेल एनवेलप। और सेल एनवेलप कैसा है, इस बेसिस पर बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, सेल एनवेलप के बेसिस पे। हमेशा याद रखिएगा तीनों लेयर्स जो है इनके बेसिस पे आपने बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिवाइड कर दिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे अगर आप एक स्टेन डालोगे तो वो स्टेन को ले लेगा, उस कलर को रिटेन कर लेगा अपने अंदर, तो वो ग्राम पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल काफी पतली है, उसका सेल एनवेलप जो है उस पर अगर आप स्टेन डालोगे तो वो स्टेन को ले लेगा, स्टेन को धो डालोगे तो स्टेन छोड़ भी देगा, फिर दूसरा स्टेन डालोगे वो ले लेगा, फिर उसको धुलवाओगे तो वो भी छोड़ देगा। यानी किसी का सगा नहीं है, ग्राम नेगेटिव है, स्टेन को रिटेन नहीं करता, अपने पास नहीं रखता। ग्राम पॉजिटिव वाला बहुत पॉजिटिव है, इस पे आपने एक स्टेन डाल दिया तो स्टेन को पकड़ के बैठ जाता है, ये स्टेन उसका हो जाता है, राइट? तो दैट्स व्हाई इट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम शब्द क्यों यूज किया? ये आपका वजन नापने वाला ग्राम नहीं है। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये स्टेनिंग टेक्निक दी थी, बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में तोड़ा था, उनका नाम था सर क्रिश्चियन ग्राम। उनके नाम पर ये ग्राम टेक्निक जो है आपकी दी हुई है, राइट? तो अगर आप देखें तो यहां पर यूकैरियोटिक सेल की बात कर लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल जो है इनमें काफी सारे कंपार्टमेंट्स होंगे, यानी एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होगी। क्यों होंगे कंपार्टमेंट्स? क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है ना भैया, हर एक ऑर्गेनेल की खुद की मेम्ब्रेन है, खुद की बाउंड्री है, तो हर ऑर्गेनेल अपनी खुद की कंपार्टमेंट बना करके बैठा हुआ है। इनमें कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। भाई आपका बैक्टीरिया जो था इसमें भी लोकोमोशन के स्ट्रक्चर थे, तो हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स क्या है? जो बैक्टीरिया का फ्लैजेला है वो किस प्रोटीन का बना है? फ्लैजेलिन प्रोटीन का। और हमारा जो फ्लैजेला है किसका बना है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। सो वी आर एडवांस, ये जो प्रोटीन है ये एडवांस है। दैट्स व्हाई हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। एंड साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, जैसे हमारी बॉडी का ढांचा है, जैसे हमारी हड्डियों का ढांचा है, जैसे हमारे गोटिया भाई का ढांचा है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसे हमारी बॉडी को एक पूरा का पूरा ओवरऑल स्केलेटल सिस्टम मिला हुआ है,
ये हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप, प्रॉपर ओरिएंटेशन प्रोवाइड करता है। इसी प्रकार से सेल के अंदर भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं, फिलामेंटस प्रोटीन्स होते हैं जो प्रोटीन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपके घर की छत है, इसको बनाने से पहले सरिये डाले गए थे जिसपे कंक्रीट आराम से बाइंड कर जाए। सिमिलरली यूकैरियोटिक सेल का साइज बड़ा है, छोटी चीज बहुत मुश्किल से टूटती है। आप छोटा चौक लीजिए, उसको तोड़ने की कोशिश करिए, बहुत मुश्किल से टूटेगा। बड़ा चौक है, गलती से भी आपने हाथ लगा दिया, टूट के हाथ में आ जाएगा। तो बड़े जो सेल्स है ना, इनको साइटोस्केलेटल की जरूरत है, प्रोकैरियोटिक सेल को जरूरत नहीं थी। तो यहां पर ये जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं, इसमें काफी सारे प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल को शेप देंगे, जस्ट लाइक हमारी हड्डियों का ढांचा, सपोर्ट देंगे और मोटिलिटी। मोटिलिटी कैसे देंगे सर? मोटिलिटी ऐसे देंगे कि ये जो आपके साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं, इसमें से एक एलिमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल, उस माइक्रोट्यूब्यूल से क्या बनेगा? फ्लैजेला बनेगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन, फ्लैजेला बनेगा। तो साइटोस्केलेटल जो है मोटिलिटी में भी हेल्प करता है। तो 3 प्रकार के आपके साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, या आपका एक्टिन फिलामेंट भी इसको कह सकते हैं, और आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो नाम है इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो इंटरमीडिएट बीच में इसका साइज होगा, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, और माइक्रोट्यूब्यूल सबसे बड़ा और माइक्रोफिलामेंट जो है सबसे छोटा। ये सीक्वेंस आपको याद करना है एज इट इज, करेक्ट। अब हम यूकैरियोटिक सेल के पहले स्ट्रक्चर के अंदर घुस जाते हैं। दैट फर्स्ट स्ट्रक्चर इज सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सब में पाया जाता है, यूनिवर्सल है। सेल वॉल तो आपके प्लांट सेल में पाई जाएगी, फंगस में पाई जाएगी, बैक्टीरिया में पाई जाएगी, लेकिन सेल मेम्ब्रेन तो सब में पाई जाएगी। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। तो चाहे प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे किसी ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन हो, चाहे किसी यूकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन हो, लगभग लगभग इनका जो पढ़ने का तरीका है वो सेम रहेगा, इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम रहेंगी। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, इनकी स्टडीज आरबीसी पे करी गई थी, यानी रेड ब्लड सेल पे करी गई थी। क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता। हमारा जो मैच्योर्ड आरबीसी है वो थोड़ा लालची है, वो चाहता है कि वो अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को स्टोर करे, तो वो सारी ऑर्गेनेल्स को बाहर निकाल देता है, सिर्फ हीमोग्लोबिन को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो उसके अंदर न्यूक्लियस और काफी सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, तो उस पर एक ही मेन मेम्ब्रेन है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। आप किसी और सेल को लेते, लेट्स से आप लिवर सेल को ले लेते, तो उसमें सेल मेम्ब्रेन भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, गोल्जी भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, सब कुछ है। तो कई सारी मेम्ब्रेन्स हो जाती ना। तो एक मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी को कैसे पढ़ पाते आप? एक मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी को तब पढ़ पाएंगे जब हो ही सिर्फ एक मेम्ब्रेन। तो हमने आरबीसी को लिया, एक ही मेम्ब्रेन है, इसमें कंटेमिनेशन नहीं है, तो आरबीसी को लिया। और दुनिया की हर मेम्ब्रेन मेनली लिपिड और प्रोटीन की ही बनती है, राइट। लिपिड जो है ये 2 लेयर्स में अपने आप को अरेंज करते हैं, क्योंकि सेल जो है उसके अंदर भी पानी है, सेल के अंदर तो पानी रहता ही है, और सेल के बाहर भी, सेल्स के बीच में भी पानी भरा हुआ होता है, जो बीच का स्पेस है इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें भी पानी भरा हुआ होता है। तो एक लिपिड जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना। इसका एक हेड होता है जिसको कहा पोलर हेड। क्यों? क्योंकि जो लिपिड है दे आर बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स, इनमें फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। तो ये जो पोलर हेड है इसमें फॉस्फेट ग्रुप है, और फॉस्फेट है तो चार्ज हेड है, तो ये पोलर हो गया, राइट। क्योंकि वाटर जो है ये भी आपका पोलर है। वाटर किससे बना हुआ है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम से। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन से वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो इट बिकम्स पार्शियली नेगेटिव। और हाइड्रोजन जो है, इनके इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये थोड़े से पॉजिटिव हो जाते हैं। तो वहां भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, वाटर में भी, पानी में भी, और यहां भी आपका PO4 3 नेगेटिव यानी फॉस्फेट ग्रुप पाया जा रहा है। तो पानी से इंटरेक्ट कर सकता है आपका ये हेड, खोपड़ी जो है लिपिड की, ये पानी से इंटरेक्ट कर सकती है, तो ये पानी की तरफ पाई जाती है। सेल के बाहर भी पानी तो बाहर की साइड भी है, और सेल के अंदर भी पानी तो अंदर की साइड भी है। और आपके यहां पर हाइड्रोकार्बन टेल्स पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से बनी हुई हाइड्रोकार्बन टेल्स। तो हाइड्रोजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बहुत डिफरेंस था, हाइड्रोजन और कार्बन में नहीं है। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा है नहीं मेरे भाई, तो इलेक्ट्रॉन की खींचातानी है नहीं, तो ये पोलर नहीं हो पाते, इन पे चार्ज नहीं आ पाता। तो ये जो हाइड्रोफोबिक टेल्स है ना, ये आपकी क्या हो जाती है? नॉन पोलर हो जाती है, यानी वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती, दैट्स व्हाई दे आर हाइड्रोफोबिक, पानी से डरती हैं। और एक खोपड़ी जो है ये पोलर है, ये पानी से दोस्ती कर सकती है, तो ये हाइड्रोफिलिक है। तो पानी की तरफ कौन पाया जाएगा? आपका हाइड्रोफिलिक हेड। और पानी से दूर कौन पाया जाएगा? आपका नॉन पोलर टेल यानी हाइड्रोफोबिक टेल। यहां पर देखिए, है ना, यहां पर देखिए, आपके जो गोल मटोल हेड है, आपका ये जो सेल है ना, इसकी मेम्ब्रेन है, ये बहुत बड़ी मेम्ब्रेन है, गोल मटोल होकर पूरा का पूरा सेल तैयार कर रही है। तो इस सेल के अंदर की साइड भी पानी है, उस साइड भी आपके गोल मटोल सिर है, लिपिड का हेड है, और सेल के बाहर भी पानी है, उस साइड भी गोल मटोल हेड है।
ये जो आपकी टेल्स थी काले कलर की, ये पानी से डरती हैं, तो ये आपके बीच में आ गई जिस जगह पर पानी नहीं है। ये आपका पानी से एकदम ही बचना चाहती है, राइट। तो यहां पर आपको देखने को मिला लिपिड मॉलिक्यूल, ये आपका 2 लेयर्स बनाता है, तो इट फॉर्म्स अ बायलेयर, ठीक है। और आपके यहां पर पाए जाते हैं प्रोटीन। तो ये जो लिपिड नाम की लेयर्स है, इनमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। या तो ये लिपिड में गड़े हुए हो सकते हैं, यानी ये इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन हो सकते हैं, जिनको निकालना मुश्किल है। या तो ये पूरे गड़े हुए होंगे दोनों लेयर्स में, या ये आधे गड़े हुए होंगे, यानी ये पार्शली या टोटली बरीड हो सकते हैं लिपिड लेयर में। और या फिर ये बाहर की साइड पाए जा सकते हैं पेरिफेरल। भाई या तो ये प्रोटीन पूरा गड़ा हुआ है, 2 लिपिड की लेयर है, इनमें पूरा गड़ा हुआ है, या आधा गड़ा हुआ है, लेकिन इसको निकालना मुश्किल है। अगर ये बाहर बैठा हुआ है, बाहर पड़ा हुआ है, तो आराम से निकल जाएगा ना। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि इनको एक्सट्रैक्ट करना कितना आसान है। अगर इनको निकालना आसान है, 2 मिनट में बाहर निकाल के फेंक दोगे, तो दे आर कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये बाहर पड़े हुए होते हैं, बहुत थोड़ा सा इनका कांटेक्ट है लिपिड के साथ। लेकिन मेरे भाई ये इंट्रिंसिक प्रोटीन अगर है, तो आपके क्या हुए, एक सेकंड भैया, आए, हाँ, ये क्या हो गए, ये आपके टोटली या पार्शियली बरीड हो सकते हैं। ये आपके लिपिड में गड़े हुए पाए जाएंगे, या तो आधे गड़े हुए होंगे या पूरे गड़े हुए होंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो है, ये जो है वेरी कर सकता है हर एक सेल में। हर एक सेल की मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड की बनेगी, लेकिन इनकी परसेंटेज वेरी कर सकती है। आपको मेन परसेंटेज याद करनी है आरबीसी की। आरबीसी में प्रोटीन है 52% और लिपिड है 40%। सर बचा हुआ 8% क्या है, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। तो 1972 में एक मॉडल आया जिसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि आज तक का सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है। इसका नाम फ्लूइड मोज़ेक क्यों पड़ा, फ्लूइड का मतलब है बहने वाला। तो ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, इसमें एक बहने वाला कंपोनेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज लिपिड। और मोज़ेक, जैसे आप हलवा बनाते हो तो उसमें काजू किशमिश डाल देते हो, इसी प्रकार से आपके कुछ प्रोटीन्स जो है फेंके हुए हैं इस लिपिड की बायलेयर में। तो लिपिड जो है ये फ्लूइड है, यानी ये आपका सेल मेम्ब्रेन को ग्रो कर सकती है, सेल मेम्ब्रेन को डिवाइड करा सकती है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। किसी चीज को सेल मेम्ब्रेन में पैक करके सेल के बाहर भेज सकती है, किसी चीज को सेल के अंदर ले सकती है। फ्लेक्सिबल है तो 2 सेल्स के बीच में जंक्शन बना सकती है। सेल ऐसे है, ये फ्लेक्सिबल होकर के कुछ प्रोजेक्शंस बना सकता है और इंटरेक्शन कर सकता है दूसरे सेल से। यानी कि या तो सेल बड़ा हो जाएगा, या सेल डिवाइड हो जाएगा, या सेल से कोई चीज बाहर चली जाएगी पैक होकर, या अंदर आ जाएगी और जंक्शन बन जाएंगे, बिकॉज दिस सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल बिकॉज ऑफ लिपिड। और प्रोटीन जो है ये आपका मोज़ेक है, बीच में कहीं कहीं छिड़का हुआ है आपका प्रोटीन। तो ये जो है आपकी लिपिड की एक लेयर, ये लिपिड की 2 लेयर, बाहर की साइड आपका हेड होंगे जो पानी से इंटरेक्ट करेंगे, और अंदर की साइड आपकी टेल्स होंगी जो पानी से डरती हैं, तो पानी में नहीं जाएंगी। दिस इज लिपिड। प्रोटीन जो है या तो आपका एकदम बाहर पड़ा हुआ है ना, या ये थोड़ा आधा गड़ा हुआ है, या ये पूरा गड़ा हुआ है आपका इस पर्टिकुलर लिपिड के अंदर। तो अगर ये बाहर पड़ा हुआ है, इट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल प्रोटीन। अरे ततैया आ गया भैया, क्या बैठ गया क्या मेरे ऊपर, अच्छा वहां चला गया है, एक सेकेंड, इसको झटकना पड़ेगा अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। एक सेकेंड दे दो भाई। ओके, टेबल के पीछे चला गया है, होपफुली ये वापस ना आए, है ना, क्योंकि आ भी गया तो हम क्या ही कर पाएंगे डरने के अलावा। लेकिन हाँ, ये ततैया काट लेता है तो दिक्कत हो जाती है। तो लेट्स होप कि ये ना आए। चलिए बाकी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। तो ये आपकी 2 लिपिड की लेयर है, इनमें अगर बाहर की साइड कोई प्रोटीन है तो इट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और अंदर की साइड पार्शियली गड़ा हुआ है चाहे पूरा गड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये चीजों का ट्रांसपोर्ट करा सकता है फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल, या इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल। कोई ऐसी चीज है जो डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, उसकी क्रॉसिंग के लिए, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बहुत काम आता है। क्योंकि लिपिड से तो इंटरेक्शन कर नहीं पा रहा कोई मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली इस पर्टिकुलर प्रोटीन में बैठ करके आ सकते हैं, इसीलिए इसे ट्रांस मेम्ब्रेन या चैनल प्रोटीन कहा जा सकता है। ये एक चैनल बनाते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। और बीच बीच में ये आपका पाया जाएगा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल यूजुअली आपका एनिमल सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। तो ये जो लिपिड है इट इज वेरी फ्लूइडी। जैसे आपके घर पे कोई चेयर है, तो उस चेयर का अगर एक पैर थोड़ा सा छोटा है, तो उस चेयर पे चढ़ने से आप डरते हो, राइट, वो आपकी लड़खड़ाती है चेयर।
तो आप क्या करते हो, एक कागज को फोल्ड करके उसके चौथे पैर के नीचे डाल देते हो, तो अब वो बैलेंस हो जाती है। तो एक छोटी सी गिट्टी है जो स्टेबलाइज कर देती है आपके टूटी हुई चेयर को। सिमिलरली यहाँ पर जो छोटी छोटी गिट्टियां है, ये क्या है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है। ये आपके स्टेबलाइज कर देंगे किसको, आपके मेम्ब्रेन को। तो दे आर कॉल्ड एज मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। तो कोलेस्ट्रॉल बुरा मॉलिक्यूल नहीं है, अगर ये लिमिटेड अमाउंट में है तो हमारी हेल्प ही करता है। लेकिन जब ज्यादा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल हो जाए या फिर ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल चला जाए तो एक क्लॉट कर देता है आपके पूरे के पूरे जो ब्लड वेसल है उसको क्लॉक करके बैठ जाएगा, आपका ब्लॉक कर देगा। तो अल्टीमेटली हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहां पे अच्छे आदमी का, देव मानुष का काम कर रहा है। यह है आपका कौन, यह है आपका कोलेस्ट्रॉल। यहां पर फिर देखिए आपका ऊपर पाया जा रहा है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है इट मेक्स द मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल। ये जो मेम्ब्रेन है इसको एसिमेट्रिकल कर देता है कौन, कार्बोहाइड्रेट। कैसे एसिमेट्रिकल, ये इसीलिए कर देता है क्योंकि सिर्फ बाहर की साइड पाया जाएगा, रिसेप्टर जो है बाहर की साइड पाए जाएंगे। भाई ताला जो है घर के बाहर लगाओगे ना सिक्योरिटी के लिए, घर के अंदर ताला मार के खुद ही बैठ जाओगे कि हाँ अब कोई नहीं आ पाएगा। अरे भाई तुम भी तो बाहर नहीं जा पाओगे। तो आप जब कहीं बाहर जाते हो तो कुंडा बाहर की साइड मार के जाते हो, तो यहां पर रिसेप्टर जो है बाहर की साइड पाए जाएंगे। अगर ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो दे मेक ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन। और जब ये लिपिड के साथ इंटरेक्ट करते हैं देन दे मेक ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड का मतलब लिपिड। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड सिर्फ बाहर की साइड पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर की साइड नहीं। तो कोई आपसे पूछ ले, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ जाए कि क्या सेल मेम्ब्रेन एसिमेट्रिक है, बिल्कुल है, क्योंकि उसमें आपका जो कार्बोहाइड्रेट है सिर्फ बाहर की साइड पाया जा रहा है, बाकी सारी चीजें आपकी बाहर अंदर पाई जा सकती हैं। आपकी लिपिड की लेयर तो दो है, आपके प्रोटीन्स भी बाहर अंदर पाए जा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी दोनों लेयर पे पाया जा सकता है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है जो आपकी आउटर लेयर पे देखने को मिलेगी। यहां पर देखिए अब ये मेम्ब्रेन है, ये एक लिपिड लेयर है, दूसरी लिपिड लेयर है। यहां पर बीच में मैंने प्रोटीन बना दिया जो कि आपका ट्रांसपोर्टर या कैरियर प्रोटीन है या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है या पानी वगैरह है तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है ये आपका इस मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर लेता है, राइट। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चीजें पास हो जाती हैं। इसको हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, किसी प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल सीधा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आगे आ गए। अगर मॉलिक्यूल पोलर है, अब आप बोलोगे सर वाटर जो है वो तो पोलर है, पर भाई न्यूट्रल भी तो है, इसीलिए तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। पोलर है तो पोलर के साथ दोस्ती कर लेता है, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल के साथ दोस्ती कर लेता है। तो यहां पर मेरे भाई आपका पोलर मॉलिक्यूल जो है वो आपका नॉन पोलर लिपिड के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। लिपिड का जो मेन पार्ट है वो आपका नॉन पोलर है। तो इनको पास होने के लिए एक पूरा का पूरा कैरियर प्रोटीन चाहिए, एक पूरा का पूरा यहां पर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए। तो इनको प्रोटीन का सहारा चाहिए ट्रांसपोर्ट होने के लिए। जा ये भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही रहे, यानी यहां पर भी डिफ्यूजन ही होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लेकिन एक फैसिलिटेटर की जरूरत पड़ गई, एक फैसिलिटी की जरूरत पड़ गई कि हाँ यार हम जाएंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ही, हमें एक बस करवा दो, हम पैदल पैदल नहीं जाएंगे, हमें बस चाहिए। तो एक फैसिलिटी की जरूरत पड़ी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, राइट। तो ये चाहे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो चाहे सिंपल डिफ्यूजन है, तो डिफ्यूजन ही। एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, नेचर जो है अपने रूल को फॉलो कर रहा है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रहा है। भाई मैंने अगर डीओ लगा दिया तो डीओ की सुगंध आप तक पहुंचेगी ना, आपकी बदबू मुझ तक पहुंच जाएगी, मेरी सुगंध आप तक पहुंच जाएगी। जिसके पास जो ज्यादा होगा, हाई कंसंट्रेशन आप में अगर बदबू की है तो वो मुझ तक आएगी लो कंसंट्रेशन तक, और मैंने खुशबूदार इत्र लगाया है तो मेरी खुशबू आप तक पहुंच रही होगी। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन चीजों का ट्रांसफर होगा ना। तो अगर यहां पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन नहीं जा रहे हैं तो डिफ्यूजन ही है, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, कोई इसमें एनर्जी नहीं लगती। लेकिन अगर आप नेचर के रूल के खिलाफ जा रहे हैं, अगर आप किसी चीज को लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन भेज रहे हैं, तो आपको यहां पर प्रोटीन की भी जरूरत पड़ेगी और एनर्जी भी लगानी पड़ेगी, धक्का मारना पड़ेगा इन कम मॉलिक्यूल्स को भी दूसरी साइड भेजने के लिए। क्योंकि नेचर क्या कहता है कि चीजें खुद से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आती है। आप उल्टा भेज रहे हो तो आपको ज्यादा दम लगाना पड़ेगा, यहां पर आपको पंप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, यानी एटीपी लगानी पड़ेगी। तो जहां भी आपको पंप शब्द मिल जाए मतलब एटीपी यूज हो रही है, यानी कि यहां पर आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। दिस इज अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन द मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखिए सेल वॉल। सेल वॉल जो है आपका रिजिड स्ट्रक्चर है। अंबुजा सीमेंट की सेल वॉल होती है, ये यूजुअली आपकी रिजिड होती है, ये आपको शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लेकिन जो सेल वॉल है मेरे दोस्त, जब सेल नया नया होता है तो फ्लेक्सिबल होती है। तो जब एक प्लांट सेल नया नया है तो उस पर जो सेल वॉल है इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेल वॉल। वो अभी आपकी ग्रो कर सकती है, लेकिन सेल एक बार अपनी अगर शेप ले ले, अपना फाइनल रूप ले ले,
तो उस पर सेकेंडरी सेल वॉल आके लग जाती है जो कि आपकी फ्लेक्सिबल नहीं होती। तो प्राइमरी सेल वॉल जो है उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल बनती है और बाहर की प्राइमरी सेल वॉल फिर झड़ जाती है। अंदर की साइड जो लेयर आई सेकेंडरी सेल वॉल वो आपकी पक्की लेयर होती है, तो वो फिर ग्रो नहीं कर सकती। तो आपकी जो रिजिड सेल वॉल है ये प्रोटेक्शन भी दे सकती है एंड आपकी सबसे बाहर वाली लेयर है, तो दो सेल जब आपस में टकराएंगे तो दोनों में इंटरेक्शन कैसे होगी? सबसे बाहर वाली लेयर ही पहले टकराएगी ना। अगर आप और मैं मिले और हमने हाथ मिलाया तो हमारी स्किन टकराई, हम ये थोड़ी बोलेंगे कि हड्डी टकरा गई, स्किन टकराई है ना, उसके अंदर है बहुत हड्डी। तो कौन सा पार्ट कांटेक्ट में आया? आपके हाथ और मेरे हाथ का सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है आपका सेल सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है। कोई बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होगा, मैक्रो मॉलिक्यूल, तो उसको सेल में एंट्री लेने से रोक देगा। अदरवाइज ये काम सेल मेम्ब्रेन का है। छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स तक को भी वो चेक करता है, गेट पास सेल मेम्ब्रेन ही देता है। लेकिन कोई बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल आ जाएगा कि अंधे को भी दिख जाएगा कि ये यार सेल में जबरदस्ती घुसना चाह रहा है, तो उसको सेल वॉल भी रोक सकती है अप टू अ लेवल। बाकी छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स जो है उनको रोकने का जिम्मेदारी जो है, उनको रोकने का जिम्मा जो है वो सेल मेम्ब्रेन का है। तो ये प्रोटेक्शन भी देगी और शेप और साइज भी देगी। अब आपका एल्गी में जो सेल वॉल बनती है, प्लांट में सब में सेल वॉल जो है सेल्यूलोज की बनती है, लेकिन एल्गी में सेल्यूलोज के अलावा क्या है? गैलेक्टन्स यानी गैलेक्टो शुगर, मैनन्स यानी मैनो शुगर, और मिनरल्स भी हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। और हायर प्लांट्स जो होते हैं एल्गी को छोड़ के, उनमें क्या देखने को मिलता है? सेल्यूलोज, इसी का भाई है हेमीसेल्यूलोज, पेक्टोज यानी पेक्टिन, और आपके कुछ प्रोटीन्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपको एल्गी वाला सवाल जो है ये आपको पीवाईक्यू में देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्राइमरी सेल वॉल जो है ये आपकी ग्रो कर सकती है, लेकिन जब सेल मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल आ जाती है आपकी अंदर की साइड, इनसाइड द प्राइमरी वॉल। तो सबसे अंदर आपकी सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर आपकी सेकेंडरी सेल वॉल, बाहर प्राइमरी सेल वॉल जो कि झड़ती हुई जाएगी विद टाइम, राइट। मिडिल लैमेला क्या होती है? मिडिल लैमेला मतलब दो आपके प्लांट के सेल हैं, राइट। इनमें अपनी अपनी सेल मेम्ब्रेन है, सेकेंडरी सेल वॉल है, उसके बाद इन सेल्स को जोड़ने के लिए बीच में एक और लेयर आ सकती है जिसको कहेंगे मिडल लैमेला। मिडल का मतलब बीच में, लैमेला का मतलब लेयर। तो ये स्पेसिफिक केमिकल की बनती है कॉल्ड एज कैल्शियम पेक्टेट। 99% प्लांट में कैल्शियम पेक्टेट, 1% में मैग्नीशियम पेक्टेट। ये आपका क्या करती है? दो प्लांट सेल को जोड़ती है। और दो प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म को अगर आप आपस में कनेक्ट कर दे कि प्लांट सेल आपस में मटेरियल का भी आदान प्रदान कर पाए, तो वो जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बना है, ये जो स्ट्रैंड बना है दो प्लांट सेल्स के बीच में, इसे प्लाज्मोडेस्माटा कहा जा सकता है। तो ये आपकी सारी की सारी सेल वॉल की डिस्कशन हो गई। अब यूकैरियोटिक सेल की ऑर्गेनेल्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो सिस्टम है ये है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो का मतलब सेल के अंदर, मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम है जिसमें कई सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनते हैं 4 ऑर्गेनेल से जिनके फंक्शंस आपस में कनेक्टेड होते हैं। सबसे पहले एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है तो एंडो शब्द को ही उठा लो, सबसे पहला कौन आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीसरा लाइसोसोम, और चौथा वैक्यूल। ये 4 ऑर्गेनेल साथ मिलकर के एक जैसा काम करती हैं, तो आपका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का ये पार्ट बनती हैं। क्या होता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में? न्यूक्लियस जो है इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियस जो है इस पे 2 मेम्ब्रेन है। आउटर वाली जो मेम्ब्रेन है, आउटर वाला जो एनवेलप है, ये आपका डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम भी बाइंडेड हो सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको कह रहे थे, या राइबोसोम एब्सेंट भी हो सकते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम है, तो राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री। ये क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा और गोल्जी की तरफ भेजेगा। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस फॉर स्मूथ, ये क्या बनाएगा? स्टेरॉइड्स और लिपिड बनाएगा, यानी लिपिड बनाएगा और गोल्जी की तरफ भेजेगा। तो प्रोटीन और लिपिड आपके बन के गोल्जी की तरफ चले गए। अब गोल्जी क्या करेगा? गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट बाद पाया जाता है। इसमें आपके डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कंसेंट्रिकली अरेंज होते हैं। वाईफाई जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। जैसे वाईफाई का सिंबल होता है ना, ऐसा लगता है कि कोई सेंटर है और इस पे छोटे सर्कल, बड़े सर्कल, फिर और बड़े सर्कल बना दिए हैं। ऐसा आपका एक कॉन्सेंट्रिक सा अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन लिपिड बन के आ गए आपके कहां पर? गोल्जी पे। और गोल्जी क्या करता है? इन प्रोटीन्स और लिपिड्स को पैक करता है बढ़िया तरीके से और इन पे कार्बोहाइड्रेट लगाता है, यानी ग्लाइको लगाता है। तो लिपिड को बना देगा ग्लाइकोलिपिड और प्रोटीन को बना देगा ग्लाइकोप्रोटीन। क्या फायदा है इस चीज का? अलग अलग शुगर्स ऐड करता है आपका गोल्जी प्रोटीन और लिपिड पे। उन शुगर से पता लगता है कि कौन सी शुगर ऐड करी है, इससे पता लगता है कि इस प्रोटीन को कहां जाना है। क्या इसको गोल्जी में ही रहना है? क्या इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना है? क्या इसको न्यूक्लियस में जाना है? क्या इसको सेल के बाहर जाना है? क्या इसको मेम्ब्रेन बनाने जाना है? क्या इसको सेल वॉल बनाने जाना है?
कौन सा प्रोटीन कौन सा लिपिड कहाँ जाएगा, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, वो एड्रेस का ठप्पा कौन लगाएगा, वो लगाएगा गोल्जी। इसे कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, यानी आपका कार्बोहाइड्रेट का ठप्पा लगा देना, एक्चुअल में वो एड्रेस का टैग है। फिर आपकी जो गोल्जी है ये आपका चीजों को ट्रांसपोर्ट करके भेजती है, पैकेज करके भेजती है। इसकी कोई पैकेजिंग जिसमें स्पेसिफिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम किससे बनता है, गोल्जी से ही बनता है। गोल्जी से एक वेसाइकल निकली गोल मटोल, और उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ दे ऐसे न्यूक्लियस, जो प्रोटीन को तोड़ दे ऐसे प्रोटीएज, जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दे ऐसे अमाइलेज, जो आपके लिपिड को तोड़ दे ऐसे लाइपेज, ये सारे एंजाइम पाए जाते हैं एक वेसाइकल में, इसे लाइसोसोम कहा। और जो एक्स्ट्रा मटेरियल है आपके सेल का वो स्टोर हो जाता है एक स्टोर हाउस में जिसको कह दिया वैक्यूल। इसमें हम सारा का सारा सामान जैसे आयंस वगैरह है, जैसे कि सैप हो गया यानी आयंस है, एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी वेस्ट है, एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट है, सारे के सारे एक्स्ट्रा मटेरियल वहां ठूस दिए। स्टोर हाउस क्या है वैक्यूल, तो इस तरीके से आपका ये काम चलता है। तो यहां पर देखेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, नेटवर्क ऑफ स्कैटर्ड ट्यूब्स, ऐसी कई सारी ट्यूब्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है ना। तो ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो देखने को मिलती है न्यूक्लियस के आउटर एनवेलप से कनेक्टेड, राइट। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का जो आपका एरिया है इसे कहते हैं आपका ल्यूमिनल स्पेस, ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर की कैविटी। और सेल में बचा हुआ जितना भी पार्ट है उसे कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ल्यूमेन है दैट इज ल्यूमिनल पार्ट, बाकी जितना दुनियादारी में सारी चीज बची एक सेल में दैट इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट, ठीक है। यहां पर आपका राइबोसोम्स लगे हुए हैं गोल मटोल, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये प्रोटीन बनाएगा, और आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्टेरॉइड और लिपिड बनाएगा। ज्यादा पास कौन रहता है न्यूक्लियस के, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो है आपके प्रोटीन और लिपिड बन करके कहां चले गए, जीसी में चले गए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में चले गए। नाम इसका गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसीलिए है क्योंकि 1898 में कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। इसमें आपके सिस्टर्ने पाए जाते हैं, आपके ये फ्लैट और डिस्क शेप, इनको सिस्टर्ने कहा, जिनका डायमीटर 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है, आधे से 1 माइक्रोमीटर होता है। ये जो आपके सिस्टर्ने हैं इनमें प्रोटीन और लिपिड बन के आएंगे फर्स्ट पार्ट में, इसको कहा कॉन्वेक्स पार्ट, सिस पार्ट या फॉर्मिंग पार्ट, यहां पे फॉर्म होके आ रहे हैं प्रोटीन और लिपिड। फिर आपका बीच का पार्ट मीडियन पार्ट, इसे कहा जाता है मीडियन गोल्जी, चीजें आपकी इस साइड जाने लग जाती हैं। फिर चीजें बाहर निकल जाती हैं ट्रांस फेज या कॉन्केव फेज या मैच्योरिंग फेज से, यहां पर चीजें पैक होके मैच्योर होके ग्लाइकोसाइलेट होकर आगे की साइड जा रही हैं। तो पैकेजिंग और ग्लाइकोसाइलेशन लिपिड और प्रोटीन की कहां होती है, गोल्जी में, जी फॉर गोल्जी, जी फॉर ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। फिर आता है आपका लाइसोसोम, भाई ये आपका गोल्जी से ही बना और इसमें सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए अमाइलेज, लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियस, सारे एंजाइम्स यहां पर होते हैं और ये एक्टिव होते हैं एट एसिडिक पीएच। तो पीएच अगर एसिडिक होगा तो उस टाइम पर ये एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इनको कम पीएच चाहिए, 4.5 से 5 पीएच चाहिए। ये पीएच कैसे मेंटेन होगा सर, साइटोप्लाज्म में खूब सारे प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन पंप लगाओ मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो लाइसोसोम में प्रोटॉन पंप लगा रहता है जो साइटोप्लाज्म से प्रोटॉन्स लाइसोसोम की तरफ भेजता रहता है, तो एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन रहता है। फिर आता है आपका वैक्यूल, एक्स्ट्रा पानी, एक्स्ट्रा सैप यानी आयंस, एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी वेस्ट, सारा का सारा वैक्यूल में डाला जा सकता है। इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसका स्पेशल नाम है टोनोप्लास्ट। जैसे लाइसोसोम में भी एक ही मेम्ब्रेन थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भी, इनकी मेम्ब्रेन का कोई खास नाम नहीं है, यहां मेम्ब्रेन को अलग से नाम दिया है कॉल्ड टोनोप्लास्ट। और ये जो वैक्यूल है इसमें भी पंप की जरूरत है, क्यों, क्योंकि वैक्यूल जो है ये स्टोर हाउस है और स्टोर हाउस को पहले ही ठूस ठूस के भरा हुआ है, यानी उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है चीजों की, और साइटोप्लाज्म ऑर्गेनाइज्ड है उसमें कंसंट्रेशन कम है। और स्टोर हाउस में हम और मटेरियल डालते ही हैं, ठूसते ही हैं, उससे कुछ निकालते नहीं है। इतिहास गवाह है आज तक स्टोर हाउस से किसी ने कुछ नहीं निकाला, चीजें ठूस ही गई हैं। तो स्टोर हाउस में ऑलरेडी काफी सारा माल है, फिर भी हम और माल ऐड करना चाह रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या हुआ मेरे भाई, यहां पर हम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन चीजों को और ऐड करना चाह रहे हैं। लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से उल्टा, तो क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। क्या यहां भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या यहां भी आप कह सकते हैं कि आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा, तो पंप चाहिए। अब कुछ स्पेशल आपके वैक्यूल्स पाए जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जैसे सुबह सुबह आप ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट को जब आप दबाते हैं फुचुक करके तो पेस्ट बाहर निकल जाती है, ऐसे ही अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करते ही एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकल जाता है सेल के। तो
एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकालने के लिए यानी एक्सक्रीशन के लिए या ऑस्मो रेगुलेशन के लिए यूज होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और फूड वैक्यूल पाया जाता है कुछ सेल्स में, जैसे कि प्रोटिस्टन सेल्स में। तो प्रोटिस्ट जो होते हैं उनकी बॉडी भी एक ही सेल की है, तो वो जो फूड खाते हैं वो एक जगह पर जमा हो जाता है, उसी के ऊपर मेम्ब्रेन आके लग जाती है, उसी को फूड वैक्यूल बोलने लग जाते हैं। तो एंगल्फिंग ऑफ फूड से यहां पर वैक्यूल बन जाता है, कॉल्ड एज फूड वैक्यूल। ठीक है, फिर आए भैया माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज मतलब छोटी छोटी बॉडीज। माइक्रो बॉडी मतलब बहुत छोटी ऑर्गेनेल जिसपे एक ही मेम्ब्रेन है। तो प्लांट और एनिमल दोनों प्रकार के सेल्स में पाई जा सकती हैं, एक ही इन पे मेम्ब्रेन होती है और कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, यानी कि ये एक दो ही काम करते हैं, जैसे कि पेरोक्सिसोम, इट इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो बॉडी। तो प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाएगा और नाम है पेरोक्सिसोम। तो ये पेरोक्साइड का मेटाबॉलिज्म करता है। पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म मतलब सर, पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म मतलब मेरे भाई कि आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, जो कि एक टॉक्सिक केमिकल है, उसको तोड़ करके बना देगा वाटर और ऑक्सीजन। वाटर तो हमारी बॉडी में 70% से ज्यादा है ही, और ऑक्सीजन तो हमारे लिए जरूरी है ही। तो ये सेफ केमिकल्स बना देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ के। तो एंजाइम यहां पर लगता है पेरोक्सीडेज। तो ये आपका हो जाएगा माइक्रो बॉडीज। व्हेन इट कम्स टू माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये है हमारा पावर हाउस। ये क्या करता है भैया, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो इसमें ओएमएम मतलब आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी, अंदर की साइड है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये स्ट्रक्चर देखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर कहीं सुनेला लगता है, बिल्कुल सुनेला लगता है सर। अभी अभी प्रोकैरियोट के सेल में पढ़ा था कि मीजोजोम बनता है ना, मेम्ब्रेन अंदर की साइड फोल्ड हो जाती है, सरफेस एरिया बढ़ता है। यहां भी अंदर की साइड मेम्ब्रेन फोल्ड हो जा रही है, इन फोल्डिंग्स को कहते हैं क्रिस्टा, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का। यानी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है, यहां पर एटीपी बनने का मेन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बीच का ये जो पीला पीला इलाका है, ये दो मेम्ब्रेन का स्पेस, यानी इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, अंदर जो बचा हरे भरे कलर का, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में इसको बोल देते हैं मैट्रिक्स। होमोजिनस, एक जैसी दिखने वाली, है ना, आपका डेंस मटेरियल इसमें भरा रहेगा, होमोजिनस मटेरियल भरा रहेगा, इसको कहते हैं क्या, रेगुलर मटेरियल भरा रहेगा, इसको कहते हैं हम मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स है, इसमें होगा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, सेम बैक्टीरिया जैसा, खुद का आरएनए भी बना सकते हैं, 70s राइबोसोम बैक्टीरिया जैसे, और खुद के प्रोटीन भी बना सकते हैं। यानी माना जाता है, थ्योरी है कॉल्ड एज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, उसमें माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो था पहले बैक्टीरिया था, एरोबिक बैक्टीरिया, ये एनर्जी बना सकता था, तो इसको एक बड़े सेल ने खा लिया और फिर माइटोकॉन्ड्रिया उसी सेल के अंदर रखने रहने लगा। बोला मालिक मालिक मैं आपको एटीपी बना के दे दूंगा, मुझे मारो मत, मुझे अपने साथ रख लो, है ना। तो कहीं से आप खाना जुगाड़ करके लेके आओ, मैं आपको एटीपी बनाऊंगा, आपको एक एनर्जी फैक्ट्री अपने अंदर ही मिल जाएगी। तो माना जाता है कि पहले ये बैक्टीरिया थे, राइट। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में हमेशा याद रखिए, आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होगी। भाई आपके घर की फेंसिंग जो है उसको कूद करके कोई भी अंदर आ सकता है, लेकिन आपकी तिजोरी में थोड़ी घुस जाएगा। तो अंदर ज्यादा सिक्योरिटी होती है हमेशा बाहर के कंपैरिजन में। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें भी दो मेम्ब्रेन है, हमेशा याद रखिएगा, बाहर वाली ज्यादा परमिएबल, अंदर वाली कम परमिएबल, चीजों को रोक लेती है अंदर वाली मेम्ब्रेन। सेम यहां पर भी होगा, राइट। तो इसके पास भी खुद का डीएनए, आरएनए, राइबोसोम होता है, तो ये अपने आधे से ज्यादा प्रोटीन खुद बना लेता है। कुछ प्रोटीन के लिए इसको न्यूक्लियस की जरूरत पड़ेगी, पर ये अपने काफी सारे प्रोटीन खुद बना लेता है, इसलिए इसे सेमी ऑटोनॉमस कहा जाता है। सेमी मतलब हाफ, आधा, ऑटोनॉमस मतलब अपने काम करने वाला, इंडिपेंडेंट। तो ये आधे काम अपने खुद कर लेता है, राइट। आउटर मेम्ब्रेन के अलग काम है, इनर मेम्ब्रेन के एटीपी सिंथेसिस के काम है, तो इनके अलग अलग एंजाइम भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये रेस्पिरेशन करता है, ये आपका क्या करेगा, एटीपी बनाएगा। अब सेम है प्लास्टिड, जिसका एक क्लासिक एग्जांपल है क्लोरोप्लास्ट। तो जो प्लास्टिड है मेरे दोस्त, ये आपके प्लांट में मिलेगा और यूग्लिनॉइड में मिलेगा। सर यूग्लिनॉइड क्या होते हैं? यूग्लिनॉइड्स आर द कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगले से अगले चैप्टर की जब मैं आपको समरी बना के दिखाऊंगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो आपको आइडिया लगेगा व्हाट आर यूग्लिनॉइड्स। तो यूग्लिनॉइड जो है ये प्रोटिस्टा में आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में। ये क्या करते हैं, जब सनलाइट अवेलेबल होती है तो ये खाना बना लेते हैं प्लांट की तरह, और जब सनलाइट अवेलेबल नहीं होती तो ये एनिमल की तरह बिहेव करते हैं, अपने से छोटे इंडिविजुअल्स का शिकार करने लग जाते हैं, प्रीडेटरी हो जाते हैं। तो इसे कहा जाता है मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मिक्स है न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक भी, सनलाइट है तो खाना बनाएंगे, प्लांट की तरह बिहेव करेंगे, और हेट्रोट्रॉफिक भी, सनलाइट नहीं है तो आपका
किस तरह बिहेव करेंगे, एनिमल की तरह बिहेव करेंगे। सो दे कैन बिहेव लाइक प्लांट, दे कैन बिहेव लाइक एनिमल, दिस इज कॉल्ड एज मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो आपको यूग्लिनॉइड्स में देखने को मिलता है। तो अगर ये प्लांट की तरह बिहेव करता है तो प्लांट लाइक इसमें ऑर्गेनेल भी होनी चाहिए, तो ये प्लास्टिड्स आपके प्लांट में तो मिलेंगी ही, यूग्लिनॉइड्स में भी मिलेंगी। साइज इनका बड़ा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के कंपैरिजन में। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर आप साइज देखो तो इसका जो साइज है ये कम था, डायमीटर है इसका 0.2 माइक्रोन, एवरेज निकालोगे आधा माइक्रोमीटर, और लेंथ थी इसकी 1 to 4.1 माइक्रोन, एवरेज निकालोगे 2.5 माइक्रोमीटर। तो इतना छोटा है कि इसको देखने के लिए, पूरे सेल में इतनी सारी चीजें हैं, अलग से माइटोकॉन्ड्रिया पे कैसे ध्यान जाएगा, इसको देखने के लिए कलर डाई डाली जाती है जिसे जानस ग्रीन कहा जाता है। जब इसके ऊपर जानू डालोगे, जानस ग्रीन डालोगे, तब ये दिखाई देगा, अदरवाइज इतना छोटा है दिखाई नहीं देता। लेकिन क्लोरोप्लास्ट बड़ा है। यहां देखो भैया इसकी लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर, यानी एवरेज 7.5 माइक्रोमीटर, यहां 2.5 निकल रही थी, 7.5, 3 गुना बड़ा। और विड्थ देखो 2 से 4 माइक्रोमीटर, एवरेज कितना निकला, 3 माइक्रोमीटर, यहां आधा था, इससे 6 गुना ज्यादा विड्थ है। तो ओवरऑल माइटोकॉन्ड्रिया से 4-5 गुना बड़ा होता है आपका प्लास्टिड, तो दिखाई देगा ना, तो इसको अलग से स्टेन करने की जरूरत नहीं होती। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका नंबर अलग अलग होता है डिफरेंट सेल्स में। किसी सेल को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, जैसे बर्ड के फ्लाइट मसल्स हैं, सबसे ज्यादा उनमें एनर्जी की जरूरत है, फ्लाइट में खूब सारी एनर्जी लगती है। आपके जो लिम्ब मसल्स हैं इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत लगती है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे हैं जो मोस्टली रेस्ट पे ही रहते हैं, वहां इतने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि किस सेल में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, नंबर आपका चेंज होता रहता है। सिमिलरली आप अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें सेल ही एक है, तो उसमें एक अगर आपका कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होगा उससे भी काम चल जाएगा, तो एक क्लोरोप्लास्ट है। और अगर आप आगे देखें तो मीजोफिल सेल जो है, जो प्लांट में आपका पत्ती में पाया जाता है, मीजोफिल सेल राउंड या ओवल, अभी इसकी शेप देखी थी पहली स्लाइड में ही, तो ये जो है इसमें 20 से 40 आपके क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, खूब सारी फोटोसिंथेसिस करता है। तो इनका नंबर वेरिएबल हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया का और क्लोरोप्लास्ट का, डिपेंडिंग अपॉन द सेल कि कितनी एनर्जी की जरूरत है, कितना खाना बनाने की जरूरत है। तो प्लास्टिड 3 टाइप के हैं, प्लास्टिड में शब्द आ रहा है प्लास्ट, तो 3 टाइप के हैं। क्लोरोप्लास्ट हरे भरे, तो इनमें क्लोरोफिल या कैरोटिनॉइड पाए जाएंगे, क्लोरोफिल ज्यादा कैरोटिनॉइड थोड़े कम। दूसरा क्रोमोप्लास्ट यानी कलरफुल, तो इनमें कैरोटिनॉइड ज्यादा पाए जाएंगे, कैरोटीन और जेंथोफिल्स, ये अलग अलग कलर के होंगे, येलो, ऑरेंज, रेड। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मतलब व्हाइट, जैसे आपके व्हाइट ब्लड सेल्स जो है उनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है, तो ल्यूकोप्लास्ट मतलब व्हाइट, यानी इनमें कोई पिगमेंट नहीं होगा। तो इनका काम क्या है सर, इनका काम है फूड स्टोर करना, राइट। तो अगर एल्यूरोप्लास्ट है ये, तो एल्यूरॉन लेयर किसकी बनती है, प्रोटीन की, एल्यूरो शब्द प्रोटीन से रिलेटेड है, तो ये प्रोटीन को स्टोर करेगा। अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन किसमें होते हैं, स्टार्च में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में होते हैं, तो स्टार्च को स्टोर करेगा। और इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट में क्या अल्फाबेट आए, ई, आपका एल, ए, आई, ओ, यहां देखो तो ओ आ गया, आई आ गया और एल आ गया, तो ऑयल और फैट ये क्या करता है, स्टोर करता है। इलायोप्लास्ट के नाम में ही आपको ऑयल देखने को मिल जाता है, तो ऑयल और फैट ये स्टोर करता है। अगर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, सेम कहानी आपके माइटोकॉन्ड्रिया वाली, आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल, चीजों को आने देती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन फाइनल मौके पे रोक लेती है। यहां आपके छोटे छोटे सिक्कों जैसे स्ट्रक्चर हैं, ये जो 3 मैंने स्काई ब्लू कलर के बनाए हैं, 3 छोटे छोटे सिक्के हैं, एक सिक्के को हम कहते हैं थाइलाकॉइड, और ये सिक्के एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगे होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रेना, ठीक है। तो एक जो सिक्का है इसका नाम थाइलाकॉइड, ये ग्रेना बना लेते हैं। अब इस ग्रेना की शक्ल बैटरी जैसी है ना, घड़ी में जो सेल डलता है, हाथ की घड़ी में गोल मटोल मर्क्यूरी सेल, वैसी इसकी शक्ल है, और घड़ी में लाइट जलती है तो इसमें क्या होते हैं, लाइट रिएक्शन होते हैं ग्रेना में, हमेशा याद रखेगा। और दूसरी ट्रिक जो आप बनना चाहते हो, डॉक्टर साहब, डीआर का मतलब डार्क, डार्क रिएक्शन कहां होंगे, साब, एस फॉर स्ट्रोमा, तो सेल के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ था इसको बोले साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया में जब वो भरा तो बोले मैट्रिक्स, यहां जब भरा क्लोरोप्लास्ट में तो इसको क्या बोल डाला, इसको बोल डाला स्ट्रोमा, तो यहां इसी का नाम हो जाएगा स्ट्रोमा। इस क्लोरोप्लास्ट में भी खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, खुद का प्रोटीन, खुद के 70s राइबोसोम है, माना जाता था ये भी पहले आपका फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से प्रूफ होता है कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के दोनों पहले बैक्टीरिया थे, राइट। देन यहां पर एक क्वेश्चन जो नीट 2024 में पूछा गया था, IMM यानी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर परमिएबल देन IMC यानी इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, तो ये भी आपको यहां पर क्लैरिटी से समझने को मिल गया। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। नाउ सिलिया एंड फ्लैजेला,
अब एक जो सेल है उसमें कई सारे सिलिया पाए जा सकते हैं, क्योंकि सिलिया अकेला बहुत छोटा होता है, इसका साइज बहुत छोटा है, तो हजारों सिलिया चाहिए मूवमेंट कराने के लिए। तो या तो ये सेल की मूवमेंट कराएंगे, जैसे भैया अगर आप नाव चला रहे हो तो आप चप्पू को पीछे की साइड ऐसे ढकेल रहे हो, जैसे पानी पीछे की साइड जाए तो नाव ऑटोमेटिकली आगे की साइड जाएगी। यानी टेक्निकली अगर आप बोले तो नाव आगे जा रही है, लेकिन अगर आप डीप लेवल पे सोचे तो आप पानी को पीछे ढकेल रहे हैं, तो रिलेटिव मूवमेंट हो रही है, राइट। तो इसी प्रकार से सिलिया जो है, हजारों सिलिया कोऑर्डिनेटेड वे में मूव करते हैं, तो अपने आसपास के सराउंडिंग फ्लूइड को धक्का मारते हैं, तो सेल मूवमेंट भी हो जाती है। तो दे ईदर हेल्प इन सेल मूवमेंट और दे पुश द सराउंडिंग फ्लूइड, सो दे वर्क लाइक ओर्स, चप्पू की तरह काम करते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में मूव करते हैं। और फ्लैजिला का साइज बड़ा है तो अकेला ही मूवमेंट करा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत कम फ्लैजिला भी अगर देखने को मिले एक सेल में तो भी मूवमेंट हो सकती है, बिकॉज दे आर वेरी लार्ज इन साइज। ठीक है, यहां देखिए आपका सिलिया का या फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही होता है। मैं आपको थोड़ा और डिटेल में दिखाता हूं। आई हैव वन मॉडल फॉर यू, राइट। ये जो मॉडल है इसको गौर से देखिए, ये आपका सिलिया है, तो समझ लीजिए ये आपका बैक्टीरिया का सरफेस है, या आपका एक यूकैरियोटिक सेल का सरफेस है। यूकैरियोटिक सेल की बात कर लेते हैं, इससे सिलिया या फ्लैजिला निकल रहा है चोटी जैसा। मैंने उसको काटा, ये चोटी जैसा सिलिया निकल रहा था, इसको काटा मैंने, तो मुझे दिख गया कि इसके सेंटर पे क्या है। यानी अगर मेरे पास एक पेन है, राइट, अगर मेरे पास एक पेन है, इस पेन के अंदर क्या है ये अगर मुझे देखना है, तो इस पेन को मैं काट दूंगा और ऊपर से देखूंगा तो मुझे सिर्फ एक गोल मटोल पेन ही दिखाई देगा ना। इस प्रकार से मुझे गोल मटोल सिलिया दिखाई दे रहा है। तो सिलिया और फ्लैजिला क्या थे? देवर एक्सटेंशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन तो इनके ऊपर होगी ही, सेल मेम्ब्रेन ने ही एक्सटेंड होकर के सिलिया फ्लैजिला बनाए थे। उसके बाद इनमें क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे हुए हैं। तो पेरीफेरी पे देर आर डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये डबलेट है, दो पाइप लगाए हुए हैं। तो दो पाइप यहां, 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 ऐसे 9 बंडल्स हैं। तो दो दो पाइप के 9 बंडल्स हैं पेरीफेरी पे, यानी चारों ओर। तो मेरे पास क्या है, 9 जो है डबलेट है। और इन डबलेट को कनेक्ट करने के लिए मैं क्या लगाता हूं, इंटर डबलेट ब्रिज, यानी डबलेट्स के बीच की ब्रिज, इंटर डबलेट ब्रिज। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो सेंटर पे जो है 2 सिंगलेट है, एक एक पाइप। तो सेंटर पे क्या आ गया, इंटर सिंगलेट ब्रिज, 2 इन सिंगलेट को जोड़ देगा। इसीलिए सिलिया और फ्लैजिला की अरेंजमेंट कहलाती है 9+2। 9 आपके डबलेट है और सिर्फ 2 आपके क्या है, सिंगलेट है सेंटर पे। 9+2 अरेंजमेंट इसको बोला जाता है। ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट। ये जो आपकी सेंटर पे सिंगलेट्स है, इनके अराउंड भी एक छोटी सी शीथ होती है, काले कलर से मैंने ड्रॉ कर रखी है। इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल शीथ। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स के अराउंड शीथ है, जिसे सेंट्रल शीथ कहा। अब ये जो सेंट्रल शीथ है, ये कनेक्ट हो जाती है इन डबलेट से विद द हेल्प ऑफ दीज डंडे, है ना। ये डंडे जो है क्या है, रेडियल स्पोक। ऐसा लगता है कि एक सर्कल के सेंटर से मैं रेडियस बना रहा हूं कई सारे, इसीलिए इनको कहा रेडियल स्पोक। ये रेडियस की तरह बिहेव करते हैं। तो इन 9 के 9 आपके डबलेट्स को कनेक्ट करते हैं सेंट्रल शीथ से। तो 9 डबलेट हैं, तो इनसे 9 डंडे निकल रहे हैं, तो रेडियल स्पोक्स भी कितने हो गए, 9 हो गए। करेक्ट। तो ये जो आपके डंडे हैं ये हो गए रेडियल स्पोक, टोटल 9। 2 हो गए सिंगलेट, इनके आसपास हो गई आपकी सेंट्रल शीथ, फिर हो गए बाहर के 9 डबलेट, और उसके बाद आपकी हो गई सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंटर डबलेट ब्रिज जो नेक्सिन प्रोटीन की बनेगी, इसीलिए इसे नेक्सिन लिंक भी कहा। तो जब भी किसी सिलिया और फ्लैजिला को मैं काट करके देखता हूं तो ये सेंटर का कोर मुझे दिखाई देता है। सिलिया फ्लैजिला के सेंटर पे जो पाया जा रहा है कोर मुझे दिखाई देता है, इसे मैं क्या कहता हूं, एक्सोनिम कहता हूं। सो द कोर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला इज कॉल्ड एज एक्सोनिम, राइट। एंड सेम सा स्ट्रक्चर होता है आपका किसका, सेंट्रियोल का, राइट। तो हमने 2 चीजें ऐसी पढ़ी थी जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही पाई जाती हैं, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम क्या है, 2 सेंट्रियोल जब आकर के 90 डिग्री पे एडजस्ट हो जाए, दिस इज 1 सेंट्रियोल, सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल, दिस इज सेकंड सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल। ये 2 सेंट्रियोल आपके 90 डिग्री पे अरेंज हो गए, और इनके आसपास अमॉर्फस सा, इर्रेगुलर सा, धुंधला सा, क्लाउडी मटेरियल जमा हो गया, कुछ प्रोटीन्स जमा हो गए। तो आपके 2 सेंट्रियोल परपेंडिकुलर और क्लाउडी मटेरियल, प्रोटीनेशियस मटेरियल, इसको हमने क्या कह दिया, सेंट्रोसोम कह दिया। तो सेंट्रोसोम में क्या है, 2 सेंट्रियोल है परपेंडिकुलर, और क्लाउडी सा मटेरियल है, अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल है, इसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। अगर एक सेंट्रियोल की आप बात करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर सेंट्रियोल की आप बात करें तो ऐसा स्ट्रक्चर है। ये अब आपका ट्रिपलेट दिखाई दे रहा है, 3-3 पाइप है, ट्रिपलेट 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 ट्रिपलेट। सेंटर पे कुछ नहीं है, सेंटर पे प्रोटीन पाए जा रहे हैं, प्रोटीन का एक धब्बा है जिसको हमने बोला हब। सेंटर पे प्रोटीन का एक हब है, प्रोटीनेशियस हब है, और उसके चारों ओर गोलाई में क्या पाए जा रहे हैं, आपके
ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं, वो भी 9। तो सेंटर पे कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, हब है, और बाहर आपके ट्रिपलेट है ना पाए जा रहे हैं आपके 9। तो 9 तो ट्रिपलेट है, सेंटर पे कुछ नहीं है, तो 9+0 अरेंजमेंट इसको हमने कहा। और कार्टव्हील जैसा ये स्ट्रक्चर है, तो हम बोलते हैं कि सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर है ये कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर आपका होता है। ठीक है, तो 9+0 अरेंजमेंट सेंट्रियोल की, 9+2 अरेंजमेंट आपके सिलिया और फ्लैजेला की। यहां पर इंटर डबलेट ब्रिज था डबलेट्स के बीच, इंटर सिंगलेट ब्रिज था सिंगलेट्स के बीच, यहां सिर्फ ट्रिपलेट है तो उनके बीच में होगा इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। और वही आपका हब से जोड़ने वाले रेडियल स्पोक, तो एक रथ के पहिए जैसा ही दिखता है, इसलिए इसे कार्टव्हील लाइक अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, अब आती है आपकी लास्ट ऑर्गेनेल, दैट इज न्यूक्लियस, और इसके अंदर पाए जाने वाला क्रोमोसोम। तो ये जो न्यूक्लियस है मेरे भाई, इसे सेल का दिमाग कह सकते हैं, क्योंकि मेन कंट्रोल जो है पूरे सेल पे वो कौन रखता है, न्यूक्लियस ही रखता है, तो इट इज ब्रेन ऑफ द सेल। और इसका नंबर वेरिएबल है, यूजुअली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, पर कई सेल ऐसे हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, जैसे आपका जो मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी है हमने पढ़ा, उसमें न्यूक्लियस नहीं है, राइट। सिमिलरली आपका जाइलम है, तो उसमें हम ट्रैकिड की बात करें, वेसल की बात करें, हम लोग फाइबर की बात करें, तो दे हैव नो न्यूक्लियस। कई ऐसे सेल हैं जिनमें मल्टीपल न्यूक्लियस है, जैसे पैरामीशियम है तो उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस। और सिमिलरली और भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे फंगस, तो फंगस की एक पूरी की पूरी क्लास है फाइकोमाइसिटीज, जिसमें राइजोपस आता है, म्यूकर आता है, एल्ब्यूगो आता है, इनमें आपके क्या है, मल्टीपल न्यूक्लियस पाए जाएंगे। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ रहे होंगे इन चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फंगस के बारे में। तो इनका नंबर भी क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर कुछ सामान पाया जाता है, इसे कहते हैं क्रोमेटिन। नाम है क्रोमेटिन, तो शब्द क्या आ रहा है, क्रोमा यानी कलर। तो ये जो है इसको डाई किया जा सकता है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ मटेरियल है जिसको कलर किया जा सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन, राइट। और कलर कैसे किया जा सकता है, बेसिक डाई से, क्योंकि ये जो क्रोमेटिन है मेनली इसमें जो सामान है वो एसिडिक है, डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो इनको बेसिक डाई लुभाती हैं। तो ये जो क्रोमेटिन है इट इज न्यूक्लियोप्रोटीन, इसमें न्यूक्लिक एसिड भी होता है, डीएनए और आरएनए, सबसे ज्यादा डीएनए फिर आरएनए, और उनको स्टेबलाइज करने के लिए प्रोटीन भी होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स भी। और हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग पे, जब एक क्रोमोसोम का खुला खुला मटेरियल, घर पे बैठा हुआ हूं तो कच्छा पहन के बैठा हूं भैया, निक्कर पहन के बैठा हूं, लेकिन जब पार्टी में जाऊंगा तो सूट बूट आ जाएगा, क्यों, क्योंकि तब हमें तैयार होना है। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, कोई काम नहीं है, उस टाइम पे डीएनए को खुला खुला पड़ा है, लेकिन जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो पैक हो जाता है, क्रोमोसोम बना लेता है, राइट। ऐसा स्ट्रक्चर देखिए, जब आपका डिवाइड नहीं कर रहा है, खुला खुला पड़ा है, डीएनए और प्रोटीन खुले खुले पड़े हैं, जब भैया डिवाइड करने पे आया फटाफट पैक होकर के दुल्हे राजा बन गया, क्रोमोसोम सोना बाबू बन गया है तैयार होकर के, राइट। तो क्रोमोसोम बना लेता है, बढ़िया पैकेजिंग कर लेता है। तो सेम यहां पर आपको चीज देखने को मिलेगी कि यहां पर डीएनए और आरएनए है, हिस्टोन प्रोटीन है जो बेसिक लेवल की पैकेजिंग करता है, हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग करनी है तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स यानी एनएचसी प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। तो यह आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन, बीच बीच में फ्यूज हो जाती है मेम्ब्रेन आपस में ही, आउटर और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई, आउटर इनर मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई, तो बीच बीच में आपके पोर बन जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पोर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के छेद यानी न्यूक्लियर पोर्स इनको कहा जाता है। ठीक है, अब डीएनए आपका पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, तो डीएनए से आरएनए कहां बनेगा सर, न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटीन कहां बनता है, राइबोसोम कहां पाए जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर कोई राइबोसोम नहीं होते सर, बाहर आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, वहां होंगे। तो अगर मुझे आरएनए से प्रोटीन बनाना है तो कहां भेजूंगा आरएनए को, सर न्यूक्लियस के बाहर। अगर मुझे आरएनए को न्यूक्लियस के बाहर भेजना है तो इसी पोर से तो भेजूंगा, और अगर प्रोटीन बन चुका है साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम ने प्रोटीन बना दिया है और कुछ प्रोटीन मुझे न्यूक्लियस में चाहिए, डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोटीन है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोटीन है, एंजाइम्स हैं, ये अगर मुझे चाहिए तो प्रोटीन को अंदर भी आना है, यानी चाहे एमआरएनए को बाहर भेजना हो या प्रोटीन को अंदर लाना हो, दोनों का दोनों आपका काम कौन कर सकता है, न्यूक्लियर पोर। तो बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट यहां पर होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है इसे कहा इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, या न्यूक्लियस के बाहर का स्पेस है ना ये, इसे बोल दिया पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी ऑफ न्यूक्लियस पे पाया जा रहा है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, डायमेंशन है 10 से 50 नैनोमीटर, है ना, इतनी मोटाई है 10 से 50 नैनोमीटर इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच, करेक्ट। यहां पर आपका क्या पाया जा रहा है, क्रोमेटिन पाया जा रहा है। क्रोमेटिन पाया जाएगा तो यहां पर डीएनए है हरा भरा, पिंक कलर का आरएनए बना रखा है छोटा सा, पर्पल कलर का लेट से आपका
प्रोटीन है हिस्टोन, और हायर लेवल पे चाहिए होंगे ब्लू कलर के आपके नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। इन चारों को मिलाकर के क्रोमेटिन कहते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर ये जो मटेरियल है बाकी भरा हुआ, इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल का प्लाज्मा साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया का प्लाज्मा मैट्रिक्स, क्लोरोप्लास्ट का प्लाज्मा आपका स्ट्रोमा, और न्यूक्लियस का प्लाज्मा न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये जो न्यूक्लियस है इनमें कुछ डेंस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं गोल मटोल, जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये अलग से कोई ऑर्गेनेल नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर ही कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं गोल मटोल डेंस, जिनको कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस जो है ये आपका कहलाता है आरआरएनए फैक्ट्री, यानी ये बनाता है राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बना रहे थे? राइबोसोम। और राइबोसोम खुद कहलाता है प्रोटीन फैक्ट्री, यानी बाकी सेल में जितने भी प्रोटीन्स हैं वो राइबोसोम खुद बनाएगा। यानी जिन भी सेल्स में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अगर प्रोटीन ज्यादा चाहिए तो राइबोसोम ज्यादा होने चाहिए, यस। राइबोसोम ज्यादा चाहिए तो आरआरएनए ज्यादा होना चाहिए, यस। और आरआरएनए बनाना है तो आरआरएनए की फैक्ट्री यानी न्यूक्लियोलस ज्यादा होने चाहिए। तो जिन सेल में ज्यादा प्रोटीन बनते हैं उनमें ज्यादा नंबर में और ज्यादा बड़े न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं, और जिन सेल्स में कम प्रोटीन आपके पाए जाते हैं, कम प्रोटीन अगर बनते हैं तो छोटा न्यूक्लियोलस और एक न्यूक्लियोलस आपका पाया जाता है। दिस इज करेक्ट। तो जब डीएनए आपका डिवाइड नहीं कर रहा होता, खुला खुला प्रेजेंट होता है, अदरवाइज वो पैक होकर के क्रोमोसोम बना लेता है। तो ये आपका क्रोमोसोम का ओवरऑल फुल्ली पैक्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहां पे सेंटर पे आपको क्या देखने को मिल रही है? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। सीधा 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 क्रोमोसोम चल रहा था, चला चला चला, गड्ढा आ गया, पहली कॉन्स्ट्रिक्शन आ गई। सीधा सीधा चल रहा था, पहला गड्ढा आया, पहली कॉन्स्ट्रिक्शन। दिस इज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, है ना। दिस इज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमेयर, है ना। इसके ऊपर भी दो आर्म्स पाई जाएंगी, नीचे भी दो आर्म्स पाई जाएंगी। तो एक साइड की जो दोनों आर्म्स हैं दिस इज कॉल्ड एज क्रोमेटिड। एक साइड की दोनों आर्म एक क्रोमेटिड, दूसरे साइड की दोनों आर्म दूसरे क्रोमेटिड। ये दोनों की दोनों का पापा सेम है तो इन्हें क्या कहा जाएगा? सिस्टर क्रोमेटिड्स कह दिया जाएगा। बिल्कुल कह दिया जाएगा सर। तो दीज टू क्रोमेटिड्स, ये जो मैंने लाल कलर से मार्क कर रखे हैं, दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि दोनों का पापा सेम है, दोनों का सेंट्रोमियर सेम है। ये जो सेंट्रोमेयर है इसके चारों ओर प्रोटीन की डिस्क लगी रहती है, एक प्रोटीन का कवर लगा रहता है जिसको कहते हैं काइनेटोकोर। तो समझ लीजिए मुझे सेल को डिवाइड करना है, मुझे इस क्रोमोसोम के कंटेंट को आधा आधा फाड़ करके दो सेल्स में भेजना है, तो खींचातानी का काम कौन करेगा? आपके स्पिंडल फाइबर्स। कई सारे फाइबर्स हैं जो क्रोमोसोम को अलग करने का काम करते हैं। तो ये जो आपका खींचातानी का काम करेगा ये कौन करेगा? स्पिंडल फाइबर करेगा। और स्पिंडल फाइबर कहां अटैच होता है? काइनेटोकोर पे, ना कि सेंट्रोमेयर पे। कई बच्चे गलत करते हैं, सेंट्रोमेयर पे अटैच नहीं होगा, यहां पर आपका प्रोटीन की डिस्क लगी रहती है जिसको कहा काइनेटोकोर, उस पे स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे और वो सेपरेशन कर रहे होंगे, करेक्ट। बहुत कम ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिन पे आपकी सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन पाई जाएगी। क्रोमोसोम सीधा 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 चला, गड्ढा आ गया, फुचुक, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। फिर सीधा 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 चला, फुचुक, गड्ढा आ गया। ये जो आपके डंडे बना रखे हैं, ऊपर एक गोला बना रखा है, नीचे एक डंडा बना रखा है, जो डंडा है दैट इज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। और इसके ऊपर ये जो छोटा सा गोला बना रखा है ये है आपका सैटेलाइट। सैटेलाइट मतलब इतना छोटा सा रीजन है कि इसको ठीक से स्टेन भी नहीं किया जा सकता। भाई एक छोटा सा आपको मिट्टी का कण दे दूं और कहूं उस पर कलर करो, भाई दिखेगा ही नहीं, तो कलर कहां से करोगे? कलर वो पकड़ेगा कैसे? उसकी साइज ही नहीं है उतनी। तो यहां पर इट इज अ नॉन स्टेनिंग रीजन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर एक नॉन स्टेनिंग रीजन है बहुत छोटा सा जिसको सैटेलाइट कहते हैं। और ऐसे क्रोमोसोम, बहुत कम क्रोमोसोम जिन पे सैटेलाइट रीजन पाया जाता है उन्हें सैट क्रोमोसोम कहते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सैटेलाइट। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन लगभग सारे क्रोमोसोम में होगी, सेंट्रोमियर सब में होगा, लेकिन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बहुत चुनिंदा क्रोमोसोम्स में होती है जिन्हें सैट क्रोमोसोम्स कहते हैं हम लोग, राइट। तो बहुत चुनिंदा ही क्रोमोसोम होंगे जिनको सैट क्रोमोसोम बोल पाएंगे। यहां जो डीएनए होता है सैट इलाके में, ये यूजुअली एडेनिन और थाइमिन रिच आपका डीएनए होता है। ए और टी नाइट्रोजनस बेसिस यहां पर ज्यादा पाए जाते हैं। क्रोमोसोम अलग अलग टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनके सेंट्रोमेयर की पोजीशन क्या है। अगर सेंट्रोमेयर सेंटर पे है, ऊपर की आर्म और नीचे की आर्म बराबर है, तो इसे कहेंगे मेटासेंट्रिक, दोनों की दोनों आर्म्स बराबर, मेटासेंट्रिक। अगर ऊपर की आर्म थोड़ी सी छोटी है, नीचे की आर्म थोड़ी सी बड़ी है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो इट इज सब मेटासेंट्रिक। अगर ऊपर की आर्म बहुत छोटी है और नीचे की आर्म बहुत बड़ी हो गई तो इट इज एक्रोसेंट्रिक। और ऊपर की आर्म ही गायब हो गई तो आपका सेंट्रोमेयर टेल पे पहुंच गया, एकदम एंड पे, तो इट इज कॉल्ड एज टीलोसेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, ये चार प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, राइट।
ये आपको देखने को मिले। तो जहां पर दोनों आर्म्स बराबर है तो एक जैसी ही दिखती हैं, तो इनमें कोई फर्क नहीं है। जहां एक आर्म थोड़ी सी छोटी हुई और दूसरी थोड़ी सी बड़ी हो गई, छोटी वाली को बोलेंगे स्मॉल p, बड़ी वाली को बोलेंगे स्मॉल q। यहां एक बहुत छोटी है दूसरी बहुत बड़ी है, तो भी हम छोटी वाली को बोलेंगे स्मॉल p, बड़ी वाली को बोलेंगे स्मॉल q। यहां पे स्मॉल p गायब भी हो गई है एंड में, तो यहां पे कोई स्मॉल p नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल q ही आपको दिखाई दे रही है। यह आपकी पूरी की पूरी डिस्कशन है। अब यहां पर मैंने जितने भी पिछले 5-6 साल के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज थे वो डाले, पीले कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया है क्वेश्चन और ग्रीन कलर से आंसर। तो ये आपकी पूरी कंप्लीट कंसोलिडेटेड शीट हो गई जिसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब इतना प्यारा लेक्चर जहां पर एवरीथिंग इज सुप्रीमली फाइन, समझने पे पूरा का पूरा फोकस। क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, सारे के सारे जो हरे कलर के आंसर हैं ये ऑलरेडी नोट्स में मैंने एनोटेट कर दिए हैं, यानी आपको खुद से कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। सारी बात जो है जो पीवाईक्यू में आई हुई है वो हरे कलर से पहले ही लिख दी है, राइट। हाथ से बनाए हुए सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया नोट्स, शानदार नोट्स, जिनको जब आप प्रिंट निकालोगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि मैंने प्रिंट निकाल के देख लिए है। बहुत टाइम के बाद मैं जो है आप तक ये लेक्चर लेकर के आ रहा हूं अपने तरफ से। आई हैव डन कंप्लीट R&D, जिससे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना आए। ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट निकाल के देखे हैं, कलर भी प्रिंट निकाल के देखे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट भी इक्विवेलेंटली सुंदर लग रहे हैं। तो आप ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट निकालोगे, सस्ता पड़ता है, और कॉस्ट एफिकेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नोट्स आने वाले हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि अगर आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से ही ब्लैक एंड व्हाइट इनका प्रिंट निकाल लीजिए। और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मेडिजी अगर आपके पास है तो शानदार बात है, उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये सारी चीजें आप रिवाइज कर लेंगे। मेडिजी आपके पास है सामने, उसमें बैठ करके टिक लगाते रहिए। बॉटनी मेडिजी इज सुप्रीम फॉर द कंटेंट, और वहां पे आपको रिफाइंड कंटेंट भी मिल रहा होगा। तो आई होप आपको ये एफर्ट्स पसंद आए होंगे। इफ यस, एक बार फटाफट बता दीजिएगा इन द कॉमेंट सेक्शन। और मैं मिलता हूं अगले सेशन में आपसे विद अनदर ब्यूटीफुल चैप्टर, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो अब ये जो चैप्टर था ये खत्म हो चुका है, तो अब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में पूरी की पूरी चर्चा होगी। और सेल साइकिल सेल डिवीजन का बेस हमारा यहीं पे तैयार हो चुका है, क्योंकि अब हम क्रोमोसोम जानते हैं, अब हम क्रोमेटिड जानते हैं, अब हम क्रोमेटिन जानते हैं, अब हम सेंट्रियोल सेंट्रोसोम जानते हैं। तो अल्टीमेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अगर आप देखें तो सिलिया और फ्लैजिला जो है उनकी बेजल बॉडी कौन बनाता है? आपका सेंट्रियोल। बेजल बॉडी सेंट्रियोल बनाएगा। यानी सिलिया और फ्लैजिला के 3 पार्ट थे, बेजल बॉडी, हुक और फिलामेंट। तो बेजल बॉडी सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, उसके ऊपर आपका हुक और फिलामेंट लगे रहते हैं। इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, नीचे सेंट्रियोल, ऊपर आपका सिलिया फ्लैजिला। और ये जो सेंट्रियोल है ये एनिमल सेल डिवीजन में कैसे हेल्प करता है? ये स्पिंडल फाइबर और स्पिंडल अपैरेटस बना रहा होता है। तो बहुत बढ़िया तरीके से हमने ये चीजें देखी, और आने वाले टाइम में और भी मॉडल्स मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँगा। मॉडल्स मतलब ये जो दिखाए हैं 3D मॉडल्स, राइट। खुश मत हो जाना कि अरे वाह सर, पढ़ाई के साथ साथ और भी प्रबंध है। कुछ प्रबंध नहीं है भाई, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी। आई होप मैंने आपके टाइम के साथ पूरी पूरी जस्टिस करी है, 1 मिनट भी यहाँ पर टाइम पास नहीं हुआ है, कोई इधर उधर की बातें नहीं हुई है। और मेरी प्रायोरिटी हमेशा यही रहती है कि मैं स्टूडेंट के टाइम की इज्जत करूं, और आप भी साथ में बदले में मुझे पूरी पूरी इज्जत दे, जो कि आप लोग देते ही हैं। आप लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए आपके लिए काम करने का और ज्यादा मन करता है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, वीपू सर ओपी इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, जारविस आर्मी ओपी इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, और सारे लेक्चर्स बढ़िया तरीके से अटेंड करते रहिए। आपको जब टाइम मिले तब अटेंड करिए, कोई बंदिश नहीं है। दैट्स व्हाई दीज आर इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट, क्योंकि लाइव में कहीं ना कहीं बातचीत होती है तो टाइम थोड़ा सा खराब होता है। मैं चाहता हूं ये सीरीज ऐसी हो जिसको बच्चा बहुत सालों तक भी जब देखे तो बोले दिस इज द मोस्ट क्रिस्प सीरीज फॉर द एंड टाइम रिवीजन। एक भी पॉइंट नहीं छूट रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही हैं, नोट्स रेडी टू प्रिंट है। एग्जाम से 1 दिन पहले प्रिंट निकालिए, आपका बैठ करके साथ साथ लेक्चर के साथ देखते रहिए, या मैड इजी है उसको अपने सामने रखिए और पूरा लेक्चर चार्ट डालिए। यही आपको करना है और कुछ भी नहीं। ऑल राइट एवरीवन, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बाय।